नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं हिंदी पॉडकास्ट न्यूज़ लॉन्ड्री का एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते कई सारे विषय हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक अच्छा खासा मेहमानों का पैनल है और अ, फरवरी बीत गई आज, लेकिन मेरे कपड़े को देखकर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि चल क्या रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली में कपड़ों और मौसम के मिजाज में कोई तालमेल नहीं है। जो बुधवार और बृहस्पतिवार की जो दरमियानी रात अभी बीती है कल परसों में, वो पिछले 75 सालों में ज्ञात दिल्ली के टेम्परेचर में सबसे गर्म रात थी। और सुबह आज और कल भी धुआंधार यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। तो मौसम फिर से रंग बदल ले रहा है, ठंड भी आ जा रही है तो फिर स्वेटर पहनना पड़ रहा है, फिर रात में गर्मी हो रही है, कभी दिन में गर्मी हो रही है तो रात में ठंड हो रही है। यही सब चल रहा है दिल्ली के माहौल में। दिल्ली का माहौल उठापटक से भरा हुआ है, सरकार भी बदल गई 27-28 साल बाद। देश ये बारिश हाँ, मौसम गर्मी की गर्मी जो है 75 साल वो सियासी गर्मी तो रहती है। मौसम की गर्मी का ये हाल है कि पिछले कोई 17-18 महीने ज्यादातर रिकॉर्ड तोड़ ही रहे हैं। पिछली बार हमने देखा 2023 में मार्च सबसे गर्म था, फिर 2024 में फरवरी सबसे गर्म हुआ हिस्ट्री का, जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। फिर मार्च भी ने भी फरवरी 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, अप्रैल ने भी तोड़ा। मतलब इस तरह से अगर आप देखेंगे पूरे महीना पिछला पूरे साल, और फिर अल्टीमेटली जो आया था, जो नतीजा आया डब्ल्यूएमओ का, वो ये था कि पूरा का पूरा 2024 ही रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे गर्म साल था। और अब ये आशंका जताई जा रही है कि ये साल भी वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी इसके जो असर हैं वो डिजास्टर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं अतुल। आने वाले दिनों में, चाहे वो डिजास्टर एग्रीकल्चर के एरिया में हो, चाहे वो इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हो, चाहे वो जैसे कि हम देख रहे हैं कि वाटर प्रॉब्लम्स के रूप में हो, और फिर कुछ और भी समस्याएं जो होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, वो भी जुड़ती जाती है। तो रिकॉर्ड तोड़ से नीचे कुछ हो नहीं रहा है इस देश में। कुंभ पहली बार हुआ, रिकॉर्ड तोड़ हुआ है, तो उसके लिए भी सरकार कह रही है दावा कि उसने रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हर आदमी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। जो हमारे साथ आज पैनल है उसका परिचय मैं करवाऊं। हमारे साथ हृदेश और भाषा सिंह ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, भाषा और हृदेश। स्टूडियो में मेरे साथ शार्दुल हैं और इसके अलावा आनंद वर्धन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे हम आपको उनका दर्शन करवाएंगे। जो विषय हैं उनके बारे में, इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां हैं वो शार्दुल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी बातें। हवा का हक यानी फाइट टू ब्रीथ, ये हमारा कैंपेन जो साल भर लगातार जारी रहने वाला ये चल रहा है। इसमें आप पार्टिसिपेट करें, इसमें आप अपनी स्टोरीज भेजें, अपने इलाके से हवा की स्थिति भेजें, आरटीआई फाइल करके अपने अपने शहरों, अपने अपने मोहल्लों की हवा की जो स्थिति है या वहाँ पे जो स्थितियाँ बन रही हैं उनको उजागर करने का काम करें। हमारे यहाँ छोटे मोटे न्यूज़ लॉन्ड्री ने पिछले कुछ समय में जो सब्सक्रिप्शन के विकल्प शुरू किए हैं वो ख़ास आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ मैं। अब आप 99 रुपये की छोटी रकम पे भी न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। इस QR कोड के जरिए आप अपनी मनपसंद राशि को भुगतान करके और न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए चर्चा पेवॉल से बाहर है, फ्री में उपलब्ध है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये फिर से चर्चा पेवॉल के पीछे होगी। तब आपको न्यूज़ लॉन्ड्री सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत होगी। और हृदेश, भाषा और शार्दुल, तमाम जो ये लोग हैं जो लगातार गहन अध्ययन और जानकारियाँ लाकर आप तक पहुँचाते हैं, उसके लिए बहुत थोड़ी सी रकम तो आपको खर्च करनी ही चाहिए। तो जो सुर्खियाँ हैं, शार्दुल पहले आप हमारे जो श्रोता हैं, हमारे दर्शक, उनको रूबरू करवाएं, उसके बाद हम फिर आज की चर्चा को शुरू करेंगे। जी अतुल, तो पहली सुर्खी दिल्ली से ही जुड़ी है। इस बुधवार 26 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में सरकार ने दिल्ली की जो आबकारी नीति वाला मामला था उसको लेकर CAG की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आम आदमी पार्टी सरकार की इस नीति से दिल्ली सरकार के राजस्व को करीब 2002 करोड़ का नुकसान हुआ। आगे हम इस पर बात करेंगे भी। 22 फरवरी को तेलंगाना के श्रीसेलम लेफ्ट बैंक कनाल प्रोजेक्ट में सुरंग के ढह जाने से 8 लोग उसमें फंस गए। और तेलंगाना सरकार ने बताया कि बचाव कार्य अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक फंसे हुए मतलब जो लोग कर्मचारी उसमें फंस गए उन्हें निकाला नहीं जा सका। और ऐसी ही एक दुर्घटना की खबर आज दोपहर उत्तराखंड से आई है, जहां चमोली जिले में माना गांव के पास हिमस्खलन में 57 लोग दब गए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन 47 लोग अभी भी दबे हुए हैं।
मंगलवार को पुणे से भी एक दर्दनाक घटना की खबर आई। एक 26 वर्षीय महिला का स्वारगेट बस डिपो के पास एक बस में बलात्कार किया गया। इसके बाद खबर जब फैली तो राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया और उसके आरोपी को पकड़ने के लिए फिर पुलिस ने 1 लाख के इनाम की घोषणा भी की और अभी जो जानकारी है कि वो आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने प्रधानमंत्री मोदी से एक पत्र लिखकर विनती की कि भारत को ग्लेशियर्स के संरक्षण में अग्रिम बने रहने की ज़रूरत है और इस पत्र में उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभवतः अगला महाकुंभ जो है वो पवित्र नदियों के रेतीले अवशेषों पर ही मनाना पड़ेगा। इस हफ्ते अमेरिका और यूक्रेन के बीच रूस तो के लोग क्या रेत अपनी देह पे पोत के आएंगे पानी की जगह? अब ये तो मैं नहीं जानता, मैं तो पानी में भी नहीं गया। इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा था, अगर आप लोग इजाजत दें तो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा डर जो है बिल्कुल ही बुनियाद भी नहीं है जी। क्योंकि एवरेस्ट पर जो बर्फ है इन सर्दियों में 150 मीटर पीछे खिसकी है। ये अमेरिका की जो निकोल्स कॉलेज के जो पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ग्लेशियोलॉजिस्ट, उन्होंने इस पर पूरी रिपोर्ट निकाली है और उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 2023 से लेकर, मैं उस रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं, और जनवरी 2025 की शुरुआत तक नासा उपग्रहों के चित्रों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि 24 और 25 यानी 2024-2025 दोनों में जनवरी की हिमरेखा में वृद्धि दिखती है। तो हिमरेखा में वृद्धि का मतलब यह है कि जो स्नो लाइन है वो ऊपर जा रही है। राइज, वृद्धि हम हिंदी में कह रहा हूं, मैंने गलत शब्द यूज किया, राइज हो रहा है, ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब बर्फ जो है सर्दियों में नीचे रह ही नहीं रही है और अगर पड़ भी रही है तो टेम्परेचर इतना है कि वो पिघल जा रही है। तो ये चीज जो बता रहे हैं ये वास्तव में जो शार्दुल में खबर पड़ी महत्वपूर्ण है। नहीं, हृदेश ने पहले भी चर्चा में कई अलग अलग संदर्भों में जिक्र किया है और भी लोगों ने कि भारत के अन्य नदियों के ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। इस हफ्ते अमेरिका और यूक्रेन के बीच रूस के साथ युद्ध में मदद के एवज में जो दुर्लभ मिनरल्स को लेकर संधि है दोनों देशों के बीच, वो लगभग फाइनल हो गई है। हालांकि अभी इस समझौते की शर्तों पर उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन बीबीसी की ताज़ा खबर जो कल रात की है उसके अनुसार यूक्रेन ने अमेरिकी मदद के बदले अपने प्राकृतिक संसाधनों, तेल और गैस का आधा हिस्सा अमेरिका द्वारा गठित किए जाने वाले एक फंड में डालने के लिए हामी भर दी है। ये बीबीसी की रिपोर्ट कहती है। तो मैं इससे जुड़ी एक और चीज बोल दूं, फिर आप टिप्पणी करना। और इस हफ्ते रशिया का विरोध करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भी वोट हुआ, क्योंकि 3 साल हो गए इस फरवरी में, और सबको हैरान करने वाला कदम उठाते हुए अमेरिका ने उत्तर कोरिया और रूस के साथ इसके विरोध में वोट किया। भारत पहले की तरह तटस्थ रहा, लेकिन अब आप टिप्पणी कीजिए कि ट्रंप के आने के बाद बिल्कुल माफिया वसूली चालू है। मतलब ये आदमी माफिया सरगनाओं की तरह से गिरोह का सरगना टाइप बिहेव कर रहा है। मतलब हफ्ता वसूली है प्रॉपर कि कॉलर पकड़ के कमजोर आदमी को कि आधा दे तो तेरा ये काम करवा देंगे, वो तेरे कब्जा करवा दूंगा जमीन पे टाइप। लेकिन इतना ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि जो ट्रम्प गाजा करके उसने AI वीडियो जारी किया है, उससे ये भी पता चलता है कि दुनिया के इतनी ताकतवर देश का जो राष्ट्रपति है वो लंपटता में भी किस तरह से आगे है। लालच तो है ही, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है ग्लोबल ऑर्डर के लिए कि आप गाजा के ऊपर एक AI जारी करके बताते हैं कि आप उसको ऐशगाह बनाना चाहते हैं। ये भी बहुत ही एक चौंकाने वाला, यूं कहिए स्तब्ध करने वाला है। ट्रंप का दाम्पत्य जीवन जितना ही उनका लंपट जीवन भी मशहूर रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो लंपट तो है ही। इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं, हालांकि उसका कोई मतलब उन लोगों को जो ये बात कह रहे हैं उनके पास किसका कोई पुख्ता आधार हो या ना हो, लेकिन जब 2016 में ट्रंप पहली बार जीत कर आए तो बहुत सारे अमेरिकी, खासकर जो कोस्टल इलाके में ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट से लगे राज्य हैं, जो एंटी रिपब्लिकन और एंटी ट्रंप तो कम से कम उन्हें कहा ही जा सकता है, जहां ज्यादा वोटर्स हैं, उनका ये कहना था कि ही शुड बी इम्पीच्ड फॉर, और बहुत समय तक चलती रही, फॉर रशिया के साथ
समझौता करने के लिए या रशा के जरिए चुनाव को प्रभावित करवाया गया। हाँ। तो अभी कई लोग जो दोस्त हैं बाहर वो मजाक में कह रहे थे कि अब उन लोगों के शक को एक आधार मिला है कि जिस तरह से ट्रम्प वोट कर रहे हैं पुतिन के साथ बैठकर। हालांकि मैंने हल्के अंदाज में ये बात कही है, जैसे हाँ, लेकिन ये एक थियरी बहुत पावरफुल, बहुत एक बल मिल रहा है कि अपने फायदे के लिए क्या ट्रम्प रशिया के साथ वोट कर रहे हैं या उस फायदे का उनको भुगतान कर रहे हैं। अगली सुर्खी झारखंड से है। शिवरात्रि के दिन हजारीबाग जिले में झारखंड के त्योहार के उपलक्ष्य में झंडे माफ कीजिएगा और लाउडस्पीकर लगाए गए थे और इसको लेकर वहाँ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इसमें पत्थरबाजी भी और थोड़ी आगजनी भी हुई, जिससे खबर के अनुसार कुछ लोग घायल हो गए और कुछ गाड़ियां भी जला दी गईं, लेकिन और कोई जान माल की हानि नहीं बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अब स्थिति नियंत्रण में है। अगली सुर्खी केंद्र सरकार और तमिलनाडु से जुड़ी हैं दोनों, और उस पर हम बात भी करेंगे। केंद्र और तमिलनाडु के बीच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी NEP को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अगर तमिलनाडु 3 भाषा अनिवार्य करने का नियम स्कूलों में लागू नहीं करता है तो उसको केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित की गई 2400 करोड़ रुपए की राशि से वंचित होना पड़ेगा। अच्छा। और इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने यहाँ पर भी गिरोह है, काम कर रहा है, तुमको दोगे काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसके बाद M.K. स्टालिन ने ब्लैकमेलिंग पे उतारू है ने केंद्र सरकार पर गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया और कहा कि तमिलनाडु लैंग्वेज वॉर, भाषा की इस नई लड़ाई के लिए तैयार है और केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच जो डिलिमिटेशन होने वाला है, जो संभावित बताया जा रहा है 2026 में होगा, उसको लेकर भी तनातनी जारी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि डिलिमिटेशन के बाद किसी भी राज्य की राजनीतिक हैसियत एक तरीके से इक्विटी कम नहीं होगी, और ये बयान उन्होंने तमिलनाडु सरकार और DMK की तरफ से आए बयान के संदर्भ में ही दिया था। लेकिन डिलिमिटेशन का विरोध मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, केवल तमिलनाडु की समस्या नहीं है, इसका विरोध अन्य कई दक्षिणी राज्य और पूरी भारत के जैसे बंगाल जैसे राज्य भी कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या को लेकर इन राज्यों के कदम, जनसंख्या वृद्धि को लेकर इन राज्यों के लंबे समय से आ रहे कदम सफल रहे और इस वजह से उनका जनसंख्या वृद्धि का दर कम हो गया है। तो ये अब तक की सुर्खियां थी। हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। हमारी बातचीत का पहला विषय यही है, तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जो रिश्ते हैं। बस मुझे शार्दुल की बात में एक करेक्शन कराना है। अमित शाह ने जो बयान दिया स्टालिन के बयान पर, स्टालिन का कहना था कि तमिलनाडु की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी, इससे उस राज्य की हैसियत कम हो जाएगी। अमित शाह का बयान बहुत वेग है। उनका ये कहना है कि एक भी सीट कम नहीं होगी। उन्होंने राजनीतिक हैसियत का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सीट की बात की कि एक भी सीट कम नहीं होगी। अब ये कहना अपने आप में एक वेग स्टेटमेंट है कि जब नंबर्स बदलेगा तो आप 39 हैं, आप 39 पे ही रहेंगे या उस अनुपात में आप भी बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की मांग करता है और एक सफाई, ताकि उसमें एक स्पष्टीकरण है। खैर, तो ये बहुत कई स्तरीय हो गया है तमिलनाडु के साथ, खासकर जो ये लड़ाई चल रही है। इसमें एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा है, दूसरा डिलिमिटेशन का मुद्दा है, 3 भाषा फार्मूले का मुद्दा है। अब इसमें मैं शुरुआत में चूंकि एक अपनी राय रख के और से इस चीज़ को शुरू करना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा जो नज़रिया है, ओपिनियन है, बहुत कंजर्वेटिव लगे इस मामले में, पर इसको इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही लेयर्ड मसला है। डिलिमिटेशन का मुद्दा है। पहले हम डिलिमिटेशन की अगर बात कर लें तो डिलिमिटेशन में बिल्कुल वाजिब एक वो प्रश्न है जो साउथ के राज्यों का है कि उन्होंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे कोशिशें की हैं ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसके बनिस्बत उत्तर के राज्य जो हैं, उत्तर भारत के जो राज्य हैं, वहाँ पर उस तरह की सफलता नहीं मिली है। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। तो दक्षिण के राज्यों का एक बहुत बड़ा एक नाराज़गी कहें, एक निराशा कहें या एक हताशा कहें कि टैक्स का पैसा, उनका प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, उनका सब कुछ, और वो खर्च हो रहा है नॉर्थ के उस पे तमाम राज्यों पर जिनका कि कोई योगदान ही नहीं है, ना वो उस तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ आनंद भी जुड़ गए हैं। तो मैं डिलिमिटेशन की बात कर रहा था। उसमें क्या है कि आप जब
डिलिमिटेशन की बात आएगी और जनसंख्या के आधार पर सीटों को बढ़ाने घटाने की बात आएगी, तब आपको केवल जनसंख्या पैमाना नहीं हो सकता, आपको कहीं ना कहीं बाकी चीज़ें जो साउथ की हैं उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा जनसंख्या के बनिस्बत, कि उनकी जो शिक्षा का दर है, उनका जो स्वास्थ्य के पैमाने हैं, उनका जो टैक्स में उनका जो योगदान है परसेंटेज वाइज योगदान के, तो उन सब चीज़ों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ताकि, और इंसेंटिवाइज कैसे करेंगे, आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज रखने पड़ेंगे कि अगर नॉर्थ केवल पॉपुलेशन के आधार पर अपनी सीटों को बहुत बढ़ाता है तो ये बहुत स्वाभाविक सा एक चिंता है कि पावर बैलेंस में साउथ कहीं पीछे छूट जाएगा। तो इसको केटर करने, इस सवाल को हल करने की ज़रूरत है, और उसका तरीका यही है कि साउथ को बहुत तरीकों से आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा सीट नंबर्स के टर्म में। आप यहाँ पर जनसंख्या को पैमाना बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पैमाना कुछ और बनाना पड़ेगा कि आपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाई है, आपने टैक्स की दरों को, आपने जनसंख्या की दर को कम किया, तो उसको हम सीट में कैसे इंसेंटिवाइज कर सकते हैं अलग अलग पैमाने में, ये एक तरीका। अब इसका जो दूसरा पहलू हमारे सामने आ रहा है एनईपी में मुझे लगता है कि जैसे हम बार बार कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे अमेरिका में जो चीज़ें हो रही हैं, जो ट्रम्प कह रहा है, या पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, या बांग्लादेश में जो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भारत के नज़रिए से, तो उसमें एक चीज़ ये है कि भारत, वहाँ की अपनी लोकल जो स्थानीय राजनीति है वो बहुत कुछ प्ले करती है कि भारत को गाली देने से वहाँ किसको फ़ायदा मिल सकता है, किसको नहीं। ये चीज़ यहाँ की देश के अंदर की भी पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखती है और बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाती है या कम करती है या किस चीज़ों को पुश करती है। जैसे एनईपी में बहुत साफ साफ कहा गया है कि जो एलिमेंट्री लेवल शुरुआती प्राइमरी स्तर की पढ़ाई है वो मदर टंग में होनी चाहिए। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी भी स्टेट के साथ किसी तरह का भेदभाव था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तमिलनाडु वाले तमिल में प्राइमरी एजुकेशन देते, मलयालम वाले मलयालम में देते, बाकी जितने भी भाषाएं हैं सबको। और आप ये देखेंगे कि ये जो 3 भाषा को लेकर या भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर जो एनईपी को इशू बनाया जा रहा है, ये तमिलनाडु या एक आध और थोड़ा बहुत कर्नाटक को लेके, नॉर्थ का अपना, ईस्ट पार्ट का अपना पूरा वो है, वहाँ पर आपको असम में या इस तरह का कोई आंदोलन नहीं दिखेगा। आप वेस्टर्न पार्ट देख लें, गुजरात, महाराष्ट्र, वहाँ उस तरह का कोई भाषा को लेकर इस तरह का आंदोलन नहीं दिखेगा। तमिलनाडु की राजनीति में वहाँ की अपनी लोकल पॉपुलेशन का एक कंपल्सन है, उसकी वजह से पॉलिटिक्स उसको पुश कर रही है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा राजनीतिक है। 3 भाषा का फार्मूला कोई आज का दिया हुआ फार्मूला नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जब संविधान सभा बैठी थी उसने 3 भाषाओं का फार्मूला दिया कि किस तरह से एक समन्वय बनाया जाए कि एक भारतीय भाषाओं के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करेगी, एक इंटरनेशनल भाषा होगी जो हमको एक लीप देगी दुनिया के सामने, और बाकी एक अपनी मदर टंग। तो इसमें कोई नई चीज़, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई है। इन सब चीज़ों को दरकिनार करके केवल हिंदी को टारगेट कर, मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु के नेता वहाँ की पॉलिटिक्स, अपनी लोकल पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस चीज़ की चिंता होनी चाहिए, जिस चीज़ का विरोध होना चाहिए, उस पर्टिकुलर इशू से मुझे लगता है कि पूरी तरह से कुछ चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या आपके उस मैंडेट को मजबूत करती है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, आप लिबरेट होने चाहिए एक टाइम का, आप अगर पढ़ाई लिखाई आपकी हो गई आप बहुत अच्छे से, तो आपका जो नैरो माइंडसेट, ये सारी चीज़ें, आपका वर्ल्ड व्यू हो वो बढ़ा कि नहीं, विस्तृत नहीं हुआ, इन चीज़ों को खोल रहा है कि नहीं, वहाँ पर मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिज्म है, बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद को घुसाने की कोशिश की जा रही है। आप इतिहास को किस तरह से अपने पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के में सुधार की या बदलाव की या विरोध की ज़रूरत है, बजाय इसके कि जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फार्मूला है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है उसको। ये मेरा वो है, तमिलनाडु की इस पूरी भाषा के उसमें नॉर्थ का अपना एक वो रहा है और वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 3 भाषा का जब फार्मूला रहा तो नॉर्थ के ज़्यादातर राज्यों ने, और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हो सकता है, मैंने इससे पहले भी हम इस पॉडकास्ट में कई बार बात कर चुके हैं कि 3 भाषा का फार्मूला पूरे देश को आपस में एसिमिलेट करने का एक बहुत पावरफुल टूल बन सकता था। जब भारतीय भाषाओं को, आप समझिए कि उत्तर भारत के तमाम स्कूलों में जो 5-7 हिंदी भाषी, प्रीडोमिनेंटली हिंदी भाषी राज्य, वहाँ पर तीसरी भाषा के तौर पर आप तमिलनाडु के टीचरों की नियुक्ति करते, भर्ती होती, पढ़ाया जाता, आप तमिल पढ़ाते, आप मलयालम पढ़ाते, आप कन्नड़ा पढ़ाते, आप तेलुगु पढ़ाते, आप साउथ की भाषाएं पढ़ाते,
तब वो वहाँ के टीचर यहाँ आते, यहाँ पर वो बच्चे वो भाषा पढ़ते, ये बच्चे वहाँ की भाषा को समझते, बजाय उसके उत्तर भारत के राज्यों ने एक बैकडोर चिरकुटाई का रास्ता निकाला, वो संस्कृत को थर्ड भाषा के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। आपने साउथ की भाषाओं को पढ़ाई नहीं। तो इस मामले में आप देखिए कि साउथ के ज़्यादातर में समझने बूझने भर की हिंदी सबको आती है, क्योंकि उन्होंने उस तरह से भले ही पॉलिटिक्स वहाँ हमेशा हिंदी को लेकर रही, लेकिन उस तरह से उसका दुराव नहीं रहा। लेकिन आप एक भी नॉर्थ इंडियन स्कूलों की ऐसे बता दीजिए, बहुत गिने चुने मिलेंगे, शहर में एक आध मिलेंगे जहाँ पर आप साउथ इंडिया की किसी भाषा को स्कूल में टीचर हो और वो पढ़ाता। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी 3 भाषा फॉर्मूले के तहत नॉर्थ ने अपने से गंवाया है, हिंदी के चिंदी चोरी में, संस्कृत के चिंदी चोरी में, सॉरी। तो ये मेरा अपना एक वो है कि एक बहुत लेयर्ड। आनंद से मैं शुरू करना चाहूँगा। आनंद, आप चूंकि बाद में आए हैं, तो हमारा सबसे पहला यही अभी शुरुआत थी कि हम 3 भाषा के फार्मूले को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को और डिलिमिटेशन के मुद्दे पर जो ये लगातार चल रहा है साउथ बनाम नॉर्थ, इसको कैसे आप देखते हैं? जो राज्य की प्रकृति है, भारत के राज्य की प्रकृति, उसके अलावा ये एक टेरिटोरियल, बहुत बड़ा टेरिटोरियल राज्य है, तो इतनी विविधताओं को समेटेगा। तो बाकी सांस्कृतिक और भाषाई जो भी विविधताएं अपनी जगह हैं, लेकिन इतनी बड़ी टेरिटरी भी है, तो उसमें कुछ विरोधाभास इस तरह के आएंगे। ठीक बात। क्योंकि जो जनसंख्या का कंसंट्रेशन है वो बहुत कारणों से अलग अलग जगह अलग अलग रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी जो फॉर्मूला, जब भारत में इलेक्शंस हुए भी नहीं थे पहले आम चुनाव 52 में, तो पॉपुलेशन के आधार पर ही बनाया था। जो प्रोपोर्शन था 1 मिलियन पॉपुलेशन पे, इतनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जो मेंबरशिप है वो उसी तरह दी गई। तो जो जनसंख्या आधार है, अगर आप एडल्ट फ्रेंचाइजी में 1 वोट 1 पर्सन करना चाहते हैं, तो वो वहाँ से आई है। मेरे ख्याल से ये एक व्यवहारिक तरीका था, मतलब एक प्रैक्टिकल, अगर किसी बड़ी जनसंख्या को आपको वोटिंग अधिकार देना है जिसके और जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया उतने मीट नहीं होते हैं, और एडल्ट फ्रेंचाइजी देना है और पूरा मतलब यूनिवर्सल सफरेज करना है, तो एक है कि प्रत्येक व्यक्ति एक वोट। तो वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है और एक डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन भी था, लेकिन समय के साथ उसमें जटिलताएं आईं, जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि डिलिमिटेशन की, और ऐसा एक जनसंख्या और एक जो पर्टिकुलर रीजन के लोगों को लगा कि उनको जो है ऐसे, मतलब उनके वोट की शक्ति कम होगी राष्ट्रीय परिवेश में। तो ये एक है, मतलब कि एक इसमें और भी इसी में एक सबटेक्स्ट जुड़ा हुआ है लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का, जो रीजनल डिस्पैरिटी है डेवलपमेंट की, वो किसी क्षेत्र में ज़्यादा हो गई, किसी में कम हो गई, किसी में शहरीकरण ज़्यादा हो गया, किसी क्षेत्र में किसी में कम हो गया। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत भी जो डीएमके ने पहले 70 और 80 के दशक में ज़्यादा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, लेकिन कुछ जो बीमारू स्टेट्स हैं उनको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नुकसान भी भुगतना पड़ा है। खासकर जो अविभाजित बिहार था उसको तो काफ़ी भुगतना पड़ा, क्योंकि जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई उसमें बिहार को, जब झारखंड भी उसके साथ था, उसका खनिज उसकी संपदा का कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि किसी इंडस्ट्री को इंसेंटिव नहीं था कि इतने खनिज संपदा वाले बिहार में ही लोकेट करें, और वहाँ से खनिज लेकर और राज्य जो है संपन्न हो गए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसमें से हटा दिया गया। तो बिहार, एक ऑस्ट्रेलियाई अर्थशास्त्री ने तो कुछ ट्रिलियंस में कहा है कि इतने ट्रिलियन डॉलर की बिहार को नुकसान हुआ उससे। तो ये भी है कि जो रीजनल डिस्पैरिटी जो आई वो, और आपकी जो संपन्नता अभी बनी है उसमें भी हो सकता है कि कुछ योगदान हो, दूसरे राज्यों का भी योगदान रहा। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसको एक इस पर्सपेक्टिव में भी देखना पड़ेगा आपको। जो हो सकता है कि जो चीप लेबर है
वो चीप लेबर के आप एक बेनिफिशियरी हैं दूसरे राज्यों से, वो भी है एक। तो और भी चीज़ें उनका जो इस पर आक्रोश है वो भी सही है अपनी जगह कि भाई हम इसके भुक्तभोगी क्यों हों। तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा डेलिकेट बैलेंसिंग की ज़रूरत है, डिलिमिटेशन टॉक्स। और एक बात और है डिलिमिटेशन के साथ जो एक समस्या और है कि डिलिमिटेशन एक बार हो जाने के बाद उसको चैलेंज करना मुश्किल है काफ़ी, उसको रोल बैक करना मुश्किल है काफ़ी, मीन्स आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसको स्ट्राइक डाउन करने की क्या जो सुप्रीम कोर्ट की भी जो के पावर्स बहुत लिमिटेड हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा के हमारे दर्शक काफी प्रबुद्ध हैं, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे बताना जरूरी है कि डिलिमिटेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आनंद जिसकी ओर अभी इशारा कर रहे थे कि जो बता रहे थे वो कि वो आपको ये देखना है कि प्रोपोर्शन के हिसाब से, जो बात आपने भी कही कि कैसे सीटों का बंटवारा होना है। तो इसमें भारत का जो 2002 का डिलिमिटेशन जब हुआ था तब से लेकर अगर अभी मैं 142 करोड़ मान लूं, जब इस अगला डिलिमिटेशन होता है कंजर्वेटिवली, तो करीब 32 कम से कम 109 करोड़ की आबादी 2002 की लेते हुए 33 करोड़ की आबादी का इंक्रीमेंट है। तो उसके आधार पर जो निकल के आ रही है तस्वीर, उसमें यूपी और बिहार में 25 सीटों का बढ़ना तय माना जा रहा है, और साथ ही तमिलनाडु और केरल में लगभग 15 सीटों का उनको नुकसान होगा। ऐसे ही गुजरात की भी 6 सीटें कम होंगी ये माना जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो सीटें हैं वो 1-2 बढ़ सकती हैं, और इस तरह से इक्का दुक्का सीटें जगह जगह कम या ज्यादा हो सकती हैं। अब हम अगर प्रधानमंत्री के बयान को देखते हैं जो उन्होंने तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था, और उन्होंने कांग्रेस के जो पॉलिटिकल रेटरिक है जिसके आधार पर वो लगातार राजनीति कर रही है, जितनी आबादी उतना हक, उस पर हमला करते हुए कहा था कि इसी जो इनका ये नारा है उसकी कीमत साउथ इंडियन स्टेट्स को चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री के बयान से मैं बता रहा हूं, और उन्होंने 100 का फिगर कोट किया था कि साउथ इंडियन स्टेट्स को 100 सीटों का घाटा हो सकता है। अब वहां से बात जब शुरू होके आई है, और अब जब इस पर पॉलिटिक्स और चिंता जो दक्षिणी राज्यों की बढ़ रही है, तो खुद सरकार ये अंदेशा दे रही है कि नहीं, सीटें कम नहीं होंगी। तो इससे वो वाली बात आती है कि यहाँ पर क्लैरिटी की जरूरत है कि सीटें कम नहीं होंगी या सीटें प्रोपोर्शनल कम नहीं होंगी। ये दो अलग अलग बयान है। एग्जैक्टली, सीटें कम नहीं हुई और पूरी सीटें बढ़ गई और आपकी उतनी रही। तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 को यहां पर प्ले में आते हैं। शायद आनंद इस बारे में ज्यादा बता पाएंगे कि एक आर्टिकल जो है डिलिमिटेशन की बात करता है, दूसरा आर्टिकल कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इतनी हो सकती है 530 राज्यों में और 20 जो है यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में। तो उस आलोक में हमें आगे इसको, मतलब मैं जरा थोड़ा ये बताना चाहता था कि नंबर का जो गेम है दर्शकों को भाषा इस तरह का है। मैं खाली ये कहना चाहती हूँ कि जो दोनों मुद्दे हैं, खास तौर से जो भाषा का मुद्दा है, वो देखिए अतुल, आप जो कह रहे थे वो एक आइडियल कंडीशन है जहां पर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन 2014 के बाद से एक हिंदुस्तान वाली जो पूरी की पूरी परिकल्पना केंद्र से शुरू हुई, सारे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेकर बजट से लेकर आपकी जितनी योजनाएं लॉन्च हुई हैं, उन सबके जो नाम हैं तब से लेकर अभी तक दक्षिण भारत में जब मैं गई हूं तब वहां के लोगों का कहना था कि इतने क्लिष्ट संस्कृत और हिंदी के नामों में सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, उनकी वजह से एक पूरी अवधारणा बनी हुई है और वो पहले से उसकी एक जमीन रही है। आपने जिक्र तमिलनाडु का किया, उसी तरह से हमने बाकी जगहों पर भी देखा है कि खास तौर से क्योंकि केरल में तो हिंदी जानने बूझने वाले लोग हैं, लेकिन जो इम्पोजिशन ऑफ हिंदी है, हिंदी को जो थोपने की पूरी तैयारी और एक बहुत सुनियोजित ढंग से केंद्र की तरफ से हुई है, उसने एक बहुत बड़ा डिवाइड पैदा किया है कि हिंदी को ही एक केंद्रीय भाषा के तौर पर, शपथ लेने वाली भाषा के तौर पर, प्रेस रिलीजेस, स्कीम्स को जारी करने के लिहाज से कोशिश की गई है।
इसने इस भेद को और बढ़ा दिया है और उसका एक सॉलिड ग्राउंड है जो हमें पिछले 10-15 सालों में ज्यादा बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। शायद इसलिए विरोध हो रहा है। आप कह रहे हैं कि तमिलनाडु को और व्यापक आधार पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करना चाहिए, बहुत से ग्राउंड्स हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो साउथ और नॉर्थ के जो पॉलिटिकल डिवाइड है उसमें बहुत तगड़ा एक डिवाइड भाजपा की जो पॉलिटिक्स है उसमें, उसके एक्सपेंशन में, और दक्षिण भारत की जो पॉलिटिक्स है उसकी जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसमें, या दूसरे ढंग की जो एक पॉलिटिक्स की जमीन रही है जिसमें आंध्र प्रदेश अभी एनडीए का जो पार्टनर है वो एक ब्रेक हुआ है, उसकी एक जमीन हमें समझनी जरूरी है कि जो भाषा के तौर पर हिंदी थोपने की बात है, आप दक्षिण उत्तर पूर्व में देखिए जिस तरह से हिंदी को थोपा जा रहा है, तमाम पाठ्यक्रमों में लगाया जा रहा है, उसकी वजह से भी अलग अलग स्वर उठाई दे रहे हैं। और दूसरी बात जो अभी हृदय ने कही वही मैं कहना चाह रही थी कि डीलिमिटेशन को लेकर यह खौफ राज्यों के पास जितना ज्यादा है उतना केंद्र ने उसे प्लेस भी किया है। नई लोकसभा, नई जो संसद बनी, संसद में जो सीटें हैं तब से लेकर इसकी खबरें आ रही हैं कि मोदी जी ने जो नई संसद बनाई है उसमें जो बैठने की जगह है वो इतनी ज्यादा रखी गई है क्योंकि अब बड़े पैमाने पर संख्या बढ़ेगी सांसदों की। और एक जो संघीय ढांचा अभी तक रहा है जहां पर राज्य सरकारों की एक बार्गेनिंग ताकत रहती थी, निगोशिएशन करने की ताकत रहती थी, वो जीएसटी और बाकी योजनाओं में जो केंद्र का योगदान होता है, मनरेगा में जो पैसा मिलता है, मतलब ये तमाम वो चीजें हैं जो एक माहौल विकसित कर रही हैं। और तकरीबन उन्होंने सीमेंट लगा दिया है कि अगर राज्य सरकारों में बीजेपी की सरकार नहीं है या नहीं बनने की स्थिति है तो उन राज्यों के पास धन के लिहाज से, सीटों के लिहाज से, बाकी स्कीम्स के लिहाज से एक डिवाइड है जो अनचैलेंज जा रहा है। तो ये आशंका सिर्फ आशंका नहीं है, इसकी एक बहुत सॉलिड जमीन है, बहुत पुख्ता जमीन है। हाँ, जो केंद्र की तरफ से फैलाई भी गई है और केंद्र ने इसे पल्लवित पोषित भी किया है। शार्दुल, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ क्योंकि जो डिलिमिटेशन पर हृदय ने भी अपनी बात कही और मेरे दिमाग में जितनी चीज़ें थी, और आनंद ने, पहले डिलिमिटेशन पे बात कर लेते हैं, इसके बाद एनईपी और उस पे आते हैं जो भाषा वाला, जिस पर भाषा बात कर रही थी। देखिए, डिलिमिटेशन पे एक बार अगर आपको याद हो तो मैंने जिक्र भी किया था, जितने मेरी समझ से था कि भाई केंद्र की ओर से, भारत सरकार की ओर से लंबे समय से और बीच में तो काफ़ी आक्रामक युद्ध स्तर पर ये किया गया कि जनसंख्या बढ़ने से रोकना है, जनसंख्या बढ़ने के दर को कम करना है। और अगर उस सरकार को क्या ही कहें यार, मतलब एक तरफ हमारा पूरा 80s 90s इस उसमें पूरा खप गया लोगों का कि जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। अब जो सरकार है उसमें उसकी जो मातृ संस्था है वो वहाँ पर 50 तरह की बातें आती हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, 8 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो। ये सरकार जनसंख्या नियंत्रण की बात ही नहीं करती है। ये कानून की बात करेगी, जनसंख्या नियंत्रण के जो तमाम तरीके हैं, जो बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे यहाँ पर रोकी गई, उस पर बात नहीं कर रही, बाकी सारी लफाजियाँ हो रही हैं। हाँ, तो डिलिमिटेशन पे पर मैं यही कहना चाह रहा था कि जिन राज्य सरकारों ने, जिन राज्यों ने बेहतर काम किया उसको करने पे, आज वो ऐसी जगह खड़े हैं। क्योंकि जैसे राजस्व टैक्स कौन कितना दे रहा है, कितना खर्च हो रहा है, वो एक अलग विषय है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटेंजिबल भी होते हैं। लेकिन राज्य में लंबे समय तक, दशकों तक जनसंख्या बढ़ने की दर को जिन राज्यों ने सफलतापूर्वक कम किया, आज वो अपने आप को ऐसी जगह खड़ा पा रहे हैं कि उन राज्यों के मुकाबले जिन्होंने इस पर ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, उनकी राजनीतिक हैसियत राष्ट्रीय स्तर पर कम होती, उन्हें कम से कम उन्हें महसूस तो ऐसा हो ही रहा है, जो कि अपने आप में एक वो है ना, जैसे हम कई बार मजाक में कह देते हैं कि भारत का पूरा तंत्र ऐसे काम करता है कि वो सही काम करने वाले को डिसेंटिवाइज करता है। आप अगर रिश्वत देना चाहोगे आपका काम आराम से हो जाएगा, लेकिन सही तरीके से करना चाहोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। अच्छा, मैंने डिलिमिटेशन पे कब पढ़ाई करी थी, मैं एनईपी पे अगर आप बाद में बोलें तो मैं उस पे विषय पूरी तरह से रखना चाहूंगा। एक चीज और मुझे इसमें एक लाइन जोड़ना, जब भी आप बात को आगे बढ़ाएं तो मैं एक बात कहूंगा और शायद आनंद इस बात का जवाब दे पाए अगर, तो मेरे को लगता है कि अभी
और इसमें मेरे अध्ययन की जो नादानी है उसको आप डिस्काउंट कीजिएगा, वो ये कि ये कहना कि अभी जो स्थिति है, एक तो डिलिमिटेशन जनसंख्या, देखिए पिछला जो डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था, उसके बाद जो फ्रीज किया गया 84th अमेंडमेंट, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त 84th अमेंडमेंट आया, उसके बाद 2026 के बाद होने वाली जनगणना से ये डिलिमिटेशन 2031 के बाद होता, लेकिन 2021 में जनगणना नहीं हुई और अब जनगणना हो रही है, तो ये डिलिमिटेशन थोड़ा पहले हो रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि क्या 2029 के चुनाव के पहले लागू हो जाएगा, जो कि अभी एक कयास ही हाँ, ये भी कयास ही लगाए जा रहे हैं। तो लेकिन इसमें दो सवाल जरूर बचते हैं, जो दो सवाल जरूर दिमाग में उठते हैं। एक तो ये कि जहां एक और डिलिमिटेशन संवैधानिक जरूरत है, वहीं आर्टिकल 81 और 82 को अगर आप साथ में देखते हैं तो सीटों की संख्या को स्थिर रखना भी वो आर्टिकल मैंडेट करता है। तो क्या ऐसे में एक संवैधानिक जो संशोधन की जरूरत पड़ेगी सरकार को, अगर वो सीटों की संख्या को बढ़ाती है, वरना वैसा ही होना है कि मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में और इन राज्यों में, बिहार में, राजस्थान में सीटों का बढ़ना, और केरल, तमिलनाडु के और महाराष्ट्र में भी सीटें बढ़ेंगी, और केरल, तमिलनाडु और दूसरे राज्यों में सीटें कम होंगी, इवन गुजरात में भी 6 सीटें कम होंगी, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके हमें ये क्लैरिटी थोड़ी सी हमें लानी होगी, अगर किसी को जानकारी है पैनल में, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की एक जरूरत है, वो एक ताकत है जो इस पर तय कर सकती है चीजों को। आनंद, आप कुछ देखिए, मैं खाली एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि ये देखिए कि ये जो दो चीजें जुड़ी हुई हैं, जो जनसंख्या सेंसस होना चाहिए था, जो जनगणना नहीं हुई वो, और एक जो माहौल बनाया गया, क्योंकि इस समय जो तमाम राज्य हैं, खासतौर से जो दक्षिण के राज्य हैं, उनके भीतर भीषण अविश्वास है कि उनका जो कद है वो कम हो जाएगा, और उसका एक जो बुनियादी है आधार, वह जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक बड़े पैमाने पे है कि हमारी जो हिस्सेदारी है नेशनल पॉलिटिक्स में वह कम हो जाएगी। और उसकी वजह यह भी है कि उत्तर भारत ही उनको रूल कर रहा है, उत्तर भारत ही इस स्थिति में आ जाएगा कि उनके पास बार्गेनिंग ताकत नहीं रहेगी। इसकी जमीन किसी और ने नहीं, इसकी जमीन प्रधानमंत्री से लेकर जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनके तमाम जो बयान हैं और जो डिलिमिटेशन को लेकर जो चर्चा है, उसने उसे बहुत पुख्ता ग्राउंड दिया है। इसीलिए आप देखिए कि जो दक्षिण के राज्य हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, वो इसे लगातार बता रहे हैं कि हमें अपना हिस्सा, अपना हक नहीं गंवाना है, और अभी हम आधी बैटल डिलिमिटेशन की हार चुके हैं। इस तर्ज पर बात हो रही है, शायद इसीलिए एग्रेसिव माहौल बना हुआ है, क्योंकि संघीय ढांचे पर लगातार हमला है, और उन राज्य सरकारों के पास जो बार्गेनिंग पावर है वो लगातार कम हो रही है। उसे अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो भाषा और डिलिमिटेशन को लेके जो चिंताएं हैं राज्य सरकारों की, उसको उस इंटेंसिटी से महसूस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। आनंद, हाँ, जो हृदय का सवाल था। हाँ, नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें इस चर्चा में एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि जो महिला आरक्षण बिल आया था, तो जो एक तो डिलिमिटेशन के बाद ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि जो सीटों की बढ़ोतरी होगी उसमें ये भी होगी कि जो सरकार अगर उसको व्यवहारिक रूप देती है महिला आरक्षण को, जो कि 2024 में काफ़ी चर्चा में रहा, तो उसके में भी सीटें बढ़ाकर ही उसको देगी। मतलब कि अगर एक अनुमान लगा लीजिए कि 800 सीटें हुई, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए ऐसे भी जो अभी वर्तमान जो सीटों की संख्या है उसमें आरक्षण ऐसा कम, मेरा अनुमान है कि उसमें देगी। वो डिलिमिटेशन के बाद ही उनका 2029 तक का जो कैलेंडर लोग मान रहे हैं कि उसी के अंदर अगर देना चाहेगी तो उसके 1 साल पहले, और डिलिमिटेशन के बाद, और जो फ्रीजिंग के बाद जो है, और खासकर महिला आरक्षण देने के ये सब के बाद वो संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो हृदय जी का था। दूसरी बात है कि जब भी जो केंद्र में बहुत ही जब भी मजबूत सरकार आई, जैसे कि जो भी रीजनल पार्टीज़ का साउथ में ज़्यादा और भी जगह, जो एक तो आइडेंटिटी के बेस पे क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ी, या दूसरा ये भी कि सेंटर में जो सेंट्रलाइजेशन का जो
मुद्दा रहा कि केंद्र में जब काफ़ी मजबूत सरकारें आई हैं तो हमेशा आशंका बढ़ी है कि जो संघ है, जो ऐसे भी भारत के संविधान में भी संघ को, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स ज़्यादा हैं, सेंट्रल टेंडेंसी है यहाँ के और उसके ऐतिहासिक कारण हैं। लेकिन जब भी बहुत ही मजबूत सरकार आई है सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी वाली को और भी सेंट्रलाइज करने वाली, तब तक ये आशंकाएं जो हैं रीजनल पार्टीज़ में और अविश्वास बढ़ा है, क्योंकि उनको लगता है कि कई ऐसे बिल जो राज्यसभा में राज्यों के सहमति के बिना नहीं पास हो सकते हैं, अगर सेंटर में बहुत ज़्यादा शक्ति है तो वो कुछ समय बाद राज्यसभा में भी बहुत सशक्त हो जाती है, तो वो पास करवा लेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 70 के दशक में ये शंकाएं काफ़ी बढ़ी थी, अभी फिर से काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तो इसका दूसरा जो हिस्सा था मतलब डिलिमिटेशन के अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मुद्दा है और जो भाषा का मुद्दा है थोपने वाली बात भी, इसमें भाषा का ये कहना था कि ये 2010 से, पर मुझे एक चीज़ इसमें समझना है कि केंद्र सरकार की एक पॉलिसी, केंद्र सरकार की क्या वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो केंद्र सरकार के सारे विभागों में वहाँ पर राजभाषा अधिकारी होता है और वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। इस सरकार ने और हिंदी को एक्सेप्ट किया है, हिंदी को आगे बढ़ाया है, लेकिन अल्टीमेटली इसकी अपनी लिमिटेशन है ना, क्योंकि वो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में ही जाकर वो लागू होगी, या जो पहले से भी लागू था। आप उसको बहुत एग्रेसिव कर दें, आप उसके प्रति उदासीन हो जाए, ये एक अलग विषय है। मेरा कहना कि ऐसा अलग क्या है कि जो आज उत्तराखंड की बात करें या किसी भी दक्षिण के किसी राज्य की बात करें, जिनकी एंग्जाइटी दिख रही है, जो साइन बोर्ड पे हिंदी उसको काला पेंट पोत रहे हैं, उनकी एंग्जाइटी का इमीडिएट पॉइंट क्या है उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि बार बार कि वो 3 भाषा के फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस है उसका, सबसे ज़्यादा जोर जिस बात पर है वो है मदर टंग के ऊपर, कि स्थानीय भाषा में उनको शिक्षा दी जाए। बाकी जो 2 भाषाएं, तो मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंग्जाइटी, क्योंकि इस देश की में 22 भाषाएं हैं, उस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलग अलग बहुत सारे राज्य हैं। वो एंग्जाइटी जिस तरह की, क्योंकि तमिलनाडु में एक तमिल सब नेशनलिज्म का बहुत असर रहा है, वो राजनीति हमेशा उनके पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में पे ऑफ करती रही है, इसलिए एक बड़ी वजह। और इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम केवल और केवल ये कि मोदी और हिंदी और वो है 14 साल में नहीं बदला है ये। हाँ, राजभाषा का कानून 14 साल में नहीं आया। राजभाषा का दर्जा हिंदुस्तान की संविधान सभा ने दिया है और 3 भाषा का फार्मूला संविधान सभा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को इतना नैरो होके आज देखने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मतलब देखिए, हिंदी को एक सूत्र भाषा के तौर पे तो स्वाधीनता संग्राम से देखा जा रहा है, और गांधी ने भी लिखा है इस पर कि सूत्र भाषा के तौर पे इसे कैसे बढ़ाया, लिखते हैं कि मेरी खुद की भाषा हिंदी नहीं है, वो आधे टाइम गुजराती लिख रहे थे, बढ़ाया जाना चाहिए। और ये है कि जो राइट ऑफ सेंटर जो पॉलिटिक्स हुई, उसने हिंदी को जो है अपनाया, और एक इसलिए अब उसके जो विरोधी हैं वो एक हिंदी राष्ट्रवाद को भी लेकर उनके दिमाग में आशंकाएं हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि जो 56 से लेके फजल अली वाला, उससे भी पहले जो बहुत राज्यों का जो परिसीमन भी हुआ, परिसीमन इन सेंस की टेरिटोरियल परिसीमन, जो डिमार्केशन भाषा के आधार पे हुआ, वो आंध्रा में जो सुसाइड क्या कहेंगे उसे, मतलब कि आमरण अनशन पर जो सीताराम पल्लू जो बैठ गए थे 1900, फिर आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, और मैं नाम हो सकता है गलत बोल दिया हूँ, लेकिन इसी तरह का नाम था। हाँ, और उसमें फजल अली थे, और भी कमीशन और लिंग्विस्टिक कमीशंस जो हैं बनती आई हैं, बहुत सारे सजेशंस उसके रहे हैं। और लेकिन तमिलनाडु में जो सब नेशनलिज्म आप बोल रहे थे, तो एक राष्ट्रवाद का जो बेंडिक एंडरसन बोलते हैं इमेजिन्ड कम्युनिटी का जो की अवधारणा है, वो बहुत हद तक भाषा पर आधारित है। वहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक बड़ा
जो भाग है द्रविडियन पॉलिटिक्स का भाषा रहा है। और 60 में जो एंटी हिंदी एजिटेशन है वहाँ वो नामी है। उस समय जो आइडियोलॉग थे टीएमके के, उनका एक बहुत थोड़ा सा जो है कहिए कि लाइट नोट पर एक बयान भी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत इतिहास की किताबों में आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है तो इसे राज्य भाषा बना दो, और तो भारत में सबसे ज़्यादा दिखने वाला पक्षी कौवा है तो इसे राष्ट्र पक्षी बना दो। तो ये हाँ ये है, ये आप तो मतलब उनका ये था, उनका था कि अगर यही तर्क है तो ये एक एजिटेशन रहा ये। और जो है एंटी सेंटर स्टैंड और भी दक्षिण के राज्यों में है, और फेडरलिज्म को लेकर आशंकाएं वगैरह हैं, लेकिन जो एंटी हिंदी सेंटिमेंट जितना गहरा वहाँ है वैसा और दक्षिण के राज्यों में। आंकड़े के हिसाब से देखें तो करीब ये माना जाता है कि आज की तारीख में भी 80 करोड़ इस देश की आबादी का हिस्सा ऐसा है जो कि हिंदी बहुत अच्छी तरह से फ्लुएंटली बोलता समझता। जो कम्युनिकेशन ब्रिज वाली लैंग्वेज की भूमिका क्यों दी गई, 80 करोड़ के आसपास वो पॉपुलेशन है जो बोलती है, और 100 करोड़ से ऊपर आबादी है जो बेसिक समझ रखती है। वो बोल भले ना पाए लेकिन वो समझ लेती है, और वो थोड़ा बहुत टूटी फूटी हिंदी में। तो ये इस भूमिका को देखते हुए इसको कहा गया। हाँ शार्दुल। देखिए, मैं एक तो शायद 2-3 बातों में आपसे डिसएग्री करूंगा। पहले तो ये कि जो भारत सरकार की जो नीति रही, देखिए भारत जैसे विविध देश में, और एक बात तो इससे पहले कह दूं, कोई भाषा छोटी बड़ी नहीं है। एक तो इस डिबेट में हमेशा ये बात आ जाती है भाषाएं सब बड़ी होती हैं। भाषा कोई भी नई भाषा अगर आप सीखेंगे तो वो आपको नए तरीके से सोचने पे और उससे जो कल्चरल मोरिंग्स जुड़ी हैं वो आपके आत्मसात अपने आप होंगी। तो भारत जैसे देश में जितना विविधीय देश है उसमें केंद्र सरकार का जो शुरू से स्टैंस रहा कि सबको प्रीच करेंगे वो पॉलिसी, ये गलत है। क्योंकि हर राज्य की, यहाँ तो जैसे आनंद ने कहा भी कि जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो भाषाओं के स्तर पे हुआ था। हर जगह स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग है और उनके कल्चरल रेफरेंसेस अलग है ना। अब कोई नई भाषा सीखना कोई गलत बात नहीं, लेकिन केंद्र का ये मैंडेट करना कि नहीं 3 जरूरी भाषा सीखेंगी, भाई हर किसी को 3 भाषाएं सीखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ऐतिहासिक कारणों से अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, लेकिन आप तीसरी भाषा करेंगे। हर छात्र एक तो भाषा सीखने में पारंगत नहीं हो सकता है ना। आप उनको वो विषय सिखाइए जो वो सीखना चाहते हैं, उसे इलेक्टिव की तरह छोड़ दीजिए। अच्छा, उसका आपने जिक्र भी किया एक चीज का कि इसमें 2 हाथ क्या रहे केंद्र सरकार से, जिसकी वजह से अन्य गैर हिंदी भाषी राज्य जो बहुत सशंकित रहते हैं कि हिंदी प्रचार विभाग चलता है। अब मैं देख रहा था इस सरकार ने भी बजट में 50 करोड़ हिंदी के लिए किए थे, और किसी भारतीय भाषा के लिए क्यों नहीं किए। संस्कृत में ये सरकार अब तक लगभग 622 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगर आपको सिखानी है भारतीय भाषा तो केवल दक्षिण की बात नहीं है, आप पूर्वोत्तर की भाषाएं सिखाइए ना, आप बंगाली सिखाइए ना। हर भाषा में हिंदुस्तान में लिटरेचर अवेलेबल है। अब जो आप कह रहे थे, अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको तमिल स्कूल में जाना पड़ेगा, वहां आपको तमिल का टीचर मिल जाएगा। आपको विधान चंद्र जाना पड़ेगा या मोतीबाग, तो वहां आपको बंगाली का टीचर मिल जाएगा। तो ये सरकार की कमी रही इस एजुकेशन पॉलिसी में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु हमेशा से 3 भाषाई नियम के बाहर रहा। उसको एक्सेप्शन दिया गया था वो 70 के दशक में कि वो केवल 2 रहेगा। अच्छा, अब केंद्र सरकार को ये भाषण देने का भी हक नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं देख रहा था कि इसी साल आई है एनुअल स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट ऐशी की, तो इसका विरोध केवल तमिलनाडु नहीं कर रहा, केरल भी कर रहा है, तेलंगाना भी कर रहा है, कर्नाटक भी कर रहा है। आंध्र इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो भाजपा की सरकार है। और सबसे आगे इसमें GER में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसमें तमिलनाडु 47% है, केरला 41% है, और यूपी बिहार सबसे नीचे है ना। तो आप हिंदी भाषी राज्यों में लागू नहीं कर पाए, आपको इनसे सीखना चाहिए। इन तीनों राज्यों के आंकड़े राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा हैं, केवल हायर एजुकेशन के भी और एनरोलमेंट रेशियो के भी। तो ये एक दिक्कत है। तीसरी दिक्कत यह है कि सरकार ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम आपको ये राशि नहीं देंगे एजुकेशन की जब तक आप ये लागू नहीं करते। और
केंद्र सरकार के बहुत सारे राज्यों के तो नौकरियां अलग हैं ही। अब है क्या, मैं इसे सोचा था, एक तो मैं साफ कर देना चाहता हूं, मुझे लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से मेरा एकेडमिक करियर तबाह हुआ। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से रद्दी रही है, वो आज नहीं रद्दी हुई है ना। नहीं, ये बात फैक्ट है, आप देख लीजिए साइंटिफिकली ये प्रूवन बात है। इस देश में रट्टाफिकेशन को दिया जाता है, ज्ञान को नहीं। और सरकारी नौकरियों में, बहुत सारी केंद्रीय सरकार की नौकरियों में हिंदी अनिवार्य है। अब आप देखिए कि बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, किसी भी गैर हिंदी भाषी राज्य के, वहां छोटे सरकारी स्कूल में जो छात्र जाएगा उसके पास अगर तीसरा इलेक्टिव भी होगा तो ये आप पीछे के दरवाजे से हिंदी को दे रहे हैं ना, क्योंकि नौकरियों का रास्ता खुलेगा, नौकरियां वैसे ही कम है। केंद्र सरकार अगर चाहती है हिंदी के लिए बढ़े तो वो सब भाषाओं के लिए खोल देना ऐसे विभाग, सब भाषाओं का प्रचार किया जाए, केवल हिंदी का ही क्यों। एक आखिरी बात वो उस पॉलिटिक्स से जुड़ी है कि ये सरकार गांधी परिवार और कांग्रेस की बुराई करने में बिल्कुल पानी पी के करती है जब से आई है। लेकिन 42वां जो संशोधन हुआ था इमरजेंसी में, उसी में इंदिरा गांधी ने स्टेट की लिस्ट से निकाल के शिक्षा को कॉन्करेंट में डाला था, उसको रिवर्स नहीं किया इन्होंने, केवल भाषण पेलते रहते हैं। एक आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगी अतुल जाने से पहले कि देखिए हम जिस पूरा हमारा पैराडाइम है वो जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि एक आइडियल स्थिति है, लेकिन आज की तारीख में सवाल केंद्र के विरोध का नहीं है, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद क्या हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पर भाषा को लेके जो पॉलिटिक्स है वह बहुत गंदी हुई है। और उसका लेटेस्ट जो एग्जाम्पल है, जो सबसे नवीनतम उदाहरण है, वह हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा में देखा, जहां एक भाषा, उर्दू भाषा के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जो वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वह तकरीबन गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और बताते हैं ये लैंग्वेज एक पॉलिटिक्स है, भाषा को लेकर राजनीति चल रही है, जिसमें कभी निशाने पर उर्दू आती है, आप संस्कृत को बढ़ावा देते हैं और उस भाषण में भी आप 6 से 7 शब्द उर्दू के बोलते हैं। तो ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदी और संस्कृत को हम आगे ले जाएंगे, तमाम इन्हीं में हम पैसा खर्च करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन, अगर आप दक्षिण में जाइए जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है, उन लोगों के लिए जो पिछले 10 सालों में केंद्र की योजनाएं आई हैं, उनको बोलना, प्रोनाउंस करना कितना मुश्किल है, ये वहां के लोगों से पूछिए। दूसरा मेरा मानना है कि हमें यह समझना, आज की तारीख में कम से कम सरकार ने ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हिंदी को लेकर जो पॉलिटिक्स है उसके पीछे जो एक पॉलिटिकल एजेंडा है थोपने का और यह बताने का कि भाई ये जो तमिलनाडु है ये सनातन विरोधी है, इसलिए हिंदी विरोधी है और इसलिए हम इसको एक सजा के तौर पर यह अनाउंस करेंगे कि हम तुम्हें पैसा नहीं देते। जहां तक भाषा का सवाल है, मैं तो गुजरात गई हूँ, आप सब लोग गुजरात गए होंगे। गुजरात में एक साइन बोर्ड दिखा दीजिए जो हिंदी में हो, जहाँ हिंदी छोटा सा भी लिखा हो, सब गुजराती में लिखा जाता है वहां पर। लेकिन हमारे और आपके लिए मुद्दा तमिलनाडु इसलिए बनता है क्योंकि वहां पर एक लंबा इतिहास रहा है अपनी पहचान को लेकर, अपनी भाषा को लेकर और उस भाषा से जुड़ी संस्कृति को लेकर, जिसका हमें एक फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। तो जाने से पहले भाषा, आप एक अपना रिकमेंडेशन देकर जाएं हमारे श्रोताओं के लिए। क्योंकि अभी किताबों का माहौल है, किताबें अभी चर्चा में हैं। अभी मैं एक बुक फेयर से दूसरे बुक फेयर, अभी दिल्ली में भी बुक फेयर चल रहा है प्रेस क्लब में, तो किताबें बहुत अच्छी आई हुई हैं, उन्हें देखा जाना चाहिए। धीरेन की एक अच्छी किताब आई है जो आरएसएस के बारे में हमें बताती है, तो अगर उसे पढ़ा जाए और उस पर चर्चा की जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और न्यूज लॉन्ड्री मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू भाषा। एक बात और जोड़ दूं, मैं भूल गया था, एनईपी में एक बार भी किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी का मेंशन तक नहीं किया गया। आप एनईपी की बहुत तरीकों से आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जिस वजह से आलोचना हो रही है वो सबसे कमजोर और सुपरफिशियल आलोचना है। हृदय, भाषा की ओवरऑल पॉलिटिक्स को लेकर उस पर आपके कमेंट। मतलब इस पर जो हिस्ट्री और इसकी जो अभी जो तनातनी है उसको लेकर तो काफी बात हुई। भाषा को जो आर्टिकल्स डील करते हैं उसको, वो एक चीज है। इसका एक पॉलिटिकल लेयर जरूर है एक दूसरे से जुड़ी हुई।
पर मुझे लगता है कि अभी ये पूरा डिलिमिटेशन का प्रोसेस जैसे दिखाई दे रहा है, हालांकि सरकार ने काफी बड़े बड़े कदम जो लगता था बहुत दूर की कौड़ी हैं उन्हें करके दिखाया है, इस तरह के जो राजनीतिक रूप से उथल पुथल वाले हैं, लेकिन ये एक नेचुरल जो एक कोर्स होने के बावजूद, जो मैंने बताया कि 2002 से 2026 के बाद होने वाली जो गणना है, जिसका हमें 2029 और 2034 के चुनाव के बीच में अंतर दिखता, वो अभी दिख रहा है। तो भाषा की राजनीति भी मुझे लगता है कि इस दौरान तेज होगी और उसके लिए थोड़ा सा मैं बस इसमें एक चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जो भाषा ने भी कहा और जो शार्दुल आप कह रहे थे, उसमें मुझे बहुत बेसिक लाइन, आप जैसे जब पहली लाइन शुरू हुई ना कि बहुत विविध देश है, तो जब बहुत विविध देश है तो उसके लिए एक कॉमन ग्राउंड चाहिए होता है। वो कॉमन ग्राउंड बनाने का काम कौन करेगा? कुछ लोग करेंगे। जो इस देश की संविधान सभा, उसने वो कॉमन ग्राउंड बनाने की जिम्मेदारी उसको दी गई, वो बनाने का। अब वो 4 भाषा का होगा, 3 भाषा का होगा, 1 भाषा का होगा, उस विविधता को समेटने के लिए, उस कॉमन ग्राउंड पर सबको लाने के लिए कोई तो एक फार्मूला बनाओगा। ऐसा तो है नहीं कि वो बिना किसी बहस मुबाहिसे के, बिना किसी चर्चा परिचर्चा के पास हुई, किसी ने थोपा, वो थोपा नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बात कह रहे हैं उसमें शब्दों का बड़ा अंतर पड़ जाता है, एक शब्द के हेरफेर से। वो थोपा नहीं गया, वो बहुत सारे विचार विमर्श के बाद एक कॉमन ग्राउंड तलाशा गया कि 3 भाषा का एक फॉर्मूला हो सकता है जिस पर ज्यादातर कमो बेस सारे लोग, फिर भी नहीं, मैं पूर्ण सहमति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम सहमति की बात कर रहा हूं कि 3 भाषा का ऐसा फॉर्मूला है जिस पे लोग सहमत हो गए, तो दिया गया। स्टेट का और काम क्या है, या जो सबसे ऊपर बैठा है जिसका काम है सबके लिए एक तरह से सोचना, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना, वो कॉमन ग्राउंड ही तो खोजेगा। तो वो उस भाषा, वो है ना कि थोपा हुआ है कि किसी को क्यों 3 भाषा पढ़ाना। वो 3 भाषा इसलिए नहीं पढ़ाएगी, कहीं ना कहीं कॉमन ग्राउंड खोजना मजबूरी है, कहीं ना कहीं गेंद रुकेगी। बक स्टॉप्स का अंग्रेजी में जो वो है ना, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से जो मानसिकता, जन मानसिकता जो है राजनीति या नीतियों से ज़्यादा लोगों के उपयोगितावाद से बदलती है, कि लोग यूटिलिटेरियन वैल्यू जिसमें देखते हैं। तो हिंदी सीखना समझने का एक यूटिलिटेरियन रिटर्न है आम भारतीय को, और कुछ छोड़ दीजिए, आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स ये सब छोड़कर। तो क्या है कि मुझे फ़ायदा किस में है, तो अगर मुझे फ़ायदा है तो लोग सीखते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, राज्य जो है लोक सेवा परीक्षाएं देने के लिए बंगाल वगैरह में बंगाली भाषा सीखते हैं कि वो क्लियर कर सकें, और क्योंकि इसलिए नहीं कि उनमें अचानक बंगाल प्रेम जग गया, इसलिए कि हमारा स्वार्थ उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जन मानसिकता जो है कई बार जो है बहुत दूसरे फैक्टर्स से चेंज होती है, कि एक तो है कि पॉपुलर कल्चर, और एक मैं जानना चाहूँगा, मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ जैसे केंद्र सरकार कुछ PSU बैंक्स में हिंदी पखवाड़ा वगैरह आयोजित करती है वगैरह, सितंबर में तो वो तो करना पड़ेगा क्योंकि उसकी राज्य। लेकिन अधिकतर केंद्र सरकार के जॉब्स में जहाँ हिंदी का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, जैसे कि हिंदी भाषा अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी अनिवार्य नहीं है मुझे जहाँ तक पता है। वो UPSC हो, SSC वो डिपार्टमेंट में हिंदी भाषा अधिकारी, राजभाषा अधिकारी, वो हिंदी भाषा अधिकारी नहीं, राजभाषा अधिकारी। UPSC में भी जो अनिवार्य हिंदी का पेपर है उसके जगह आप दूसरी भाषाएं भी दे सकते हैं, और SSC में इंग्लिश का पेपर होता है क्योंकि केंद्र सरकार का कामकाज अंग्रेजी में। यूटिलिटी वाली बात आपने कही, बस मैं आनंद उसमें एक चीज जोड़ रहा हूँ, ये इतनी मौलिक, मतलब ये इतनी प्रैक्टिकल बात है कि एक मुझे राइटर का नाम अचानक से दिमाग से उतर गया, 1857 के आसपास का, ब्रिटेन में और फ्रांस में, तब क्योंकि उस समय तक फ्रेंच कॉलोनीज भी हुआ करती, छोटी फ्रेंच कॉलोनीज भी थी इधर, वहाँ हिंदी सीखने के लिए और हिंदी में सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी थे उनको, उनकी तैयारी के लिए एक प्रॉपर अधिकारी था जिसने पूरी किताब लिखी। वो हिंदुस्तान में आते थे और यहाँ पर फिर प्रिपरेशन कराते थे हिंदी की, क्योंकि तब उनको लगता था कि वो राज करने का और जो कॉलोनीज थी वहाँ पर उनको एक्वायर करने का सबसे बड़ा जरिया क्या था कि वहाँ की लैंग्वेज सीखी जाए। तो बड़ी संख्या में तब लोग हिंदी, मतलब यूरोप में बैठ के लोग हिंदी सीख रहे थे उस समय, क्योंकि उनको राज करना था या इन पर कब्जा करना था।
शार्दुल, आपकी आखिरी बात। हाँ जी, देखिए, एक तो जैसे मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ है, तो मुझे मिला ट्राइबल मिनिस्ट्री में एकलव्य जितने भी विद्यालय होते हैं वो पूरे आदिवासी क्षेत्र में पढ़ाई के लिए, तो हिंदी पढ़ाने के लिए वो ऐसा अलग नहीं है। चीज है। देखिए, वो तो कॉन्सेप्ट आप गैस वर्क कर रहे हैं, मैंने वो नोट किया स्पेसिफिकली कि अगर आपको हिंदी नहीं भी पढ़ाना है, उन स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए हिंदी अनिवार्य है, भले ही आप हिंदी पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। तो वो अरे भाई, वो मैं कह तो रहा हूँ, केंद्र सरकार का जब मैंडेट है तो केंद्र सरकार तो करेगी। वो मैंडेट नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, वो रिकमेंडेशन है, वो मैंडेट नहीं है। मैंडेट होता है कि वो आपको करना ही पड़ेगा, और रिकमेंडेशन है। और रही बात संविधान के समय 3 भाषा की, तो देखिए उस पर 61 में दंगे हुए थे अच्छे से। केंद्र सरकार संविधान को हटा दें? नहीं दंगे हो गए साला, तो क्या केंद्र सरकार ने हिंदी थोपने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से फिर बाद में केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा 61 में। और ये बात भी समझिए कि संविधान लिखने वाले लोग बड़े जहीन लोग थे, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें हर चीज पता हो। वो राजनीतिक शर्तों पर, राजनीतिक मूल्यों पर सोच रहे थे जो 3 भाषा। लेकिन आप एक विद्यार्थी की तरह सोच के देखिए, हर किसी के लिए 3 भाषा, हर कोई भाषा में इतना नहीं हो सकता निपुण, सीखने में वो फटाफट नहीं पकड़ सकता। दूसरा, ये बात कि 3 भाषाएं जरूरी हैं विकास के लिए, ये बात तो तमिलनाडु का एग्जाम्पल 3 की बात नहीं, अटक गए तुम 3 पे, है ना। तमिलनाडु का उदाहरण ये प्रूव करता है कि आपको 3 भाषाएं आनी जरूरी नहीं है, आपको अच्छे शिक्षा सिस्टम की जरूरत है। भाई, किसी भी सरकारी सिस्टम में बजाय मूल्य बांटने के केंद्र से, भाई भारत की विशेषता क्या है, विविध है, लेकिन वही दिक्कत बनाती है कि आप केंद्र से सब कुछ प्रीच नहीं कर सकते। आपको जगह के हिसाब से अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। इसीलिए स्टेट सिस्टम का पार्ट था वो 75 में हुआ कॉन्करेंट का पार्ट। अब केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप अगर ये 3 भाषा लागू नहीं करेंगे, उनका एजुकेशन सिस्टम राष्ट्रीय एवरेज से लगातार बेहतर चल रहा है, लेकिन हम आपको 2400 करोड़ रुपया नहीं देंगे, तो आप या विद्यार्थियों का या तो भला चाहते हैं या नहीं चाहते। खैर, हाँ हृदय, आपको जोड़ना चाहिए। नहीं, मैं एक जो आप बात आपने मेरे से पहले पूछी थी, तो मैं उस वक्त अपने थॉट्स को रिकलेक्ट नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे अभी मैं झारखंड में हूँ इस वक्त, तो अभी कल ही बात हो रही थी यहाँ पर, तो लोग बता रहे थे कि कुछ यहाँ फिल्म मेकर आए हुए थे, तो संथाली भाषा की फॉल्ट लाइन्स या भाषा की जो ताकत है वो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर देश के भीतर और फिर राज्यों और ब्लॉक्स तक दिखाई देती है। संथाली समाज में वो बताते हैं इतनी सारी फिल्में बनती हैं और उन्हें प्रोजेक्टर्स में दिखाया जाता है, राइट। तो अगर हम वो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि भाषा का लोकल डायलेक्ट के लेवल पर भी बहुत ज्यादा असर है। उस और जो फॉल्ट लाइंस बनी है, पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस, जिनका अक्सर तमिलनाडु की बात करके जिक्र करते हैं, वो असम बंगाल में भी है, वो बांग्ला हिंदी में भी है, राइट। वो जो बाहरी और भीतरी का बंगाल की राजनीति हो जाती है, वो इसी कारण है। वो किसी हद तक और जगह महाराष्ट्र के भीतर भी हमने देखा है किस तरह से भाषा को लेकर पहचान, तो वो एक फॉल्ट लाइन रहेगी। लेकिन क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है और डिलिमिटेशन और पूरे देश के राजनीतिक चरित्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मामला जो है इस वक्त फोरफ्रंट पर। अच्छा अतुल, आप इस बात से मना नहीं करेंगे कि भाई देखिए, जिन्हें आज की डेट में हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है, आनंद और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार, वहां पे भी बहुत सारी भाषा का बहुत प्राचीन लिटरेचर है जो इस वजह से इग्नोर हो गया। अवधी का, मगही का, भोजपुरी का, मैथिली का, ब्रज भाषा का कितने सारे गद्य और पद्य हैं इतने लंबे लंबे, और सब गायब हो गए क्योंकि सिर्फ हिंदी में सबको मिला दिया। नहीं, उसमें एक चीज, बोलियों से भाषा को घालमेल करने की जरूरत नहीं है। अक्सर लोग बोलियों को भाषा के उसमें, क्योंकि लिपि आपकी जब कॉमन है तो आप भाषा के कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं, वो एक अलग ही खैर विषय है। आनंद, आपको कुछ आखिर में जोड़ना है? तो इस विषय से हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला विषय है वो संक्षेप में एक एक कमेंट विस्तार से मैं चाहूँगा कि सारे लोग रखें, और वो है कैग की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में काफ़ी बहस चल रही है इन दिनों। और जो पिछली अरविंद केजरीवाल की और आतिशी की सरकार थी, उसने 5 साल में करीब कैग की 10 से 11 रिपोर्ट्स हैं जो कि उसने टेबल नहीं की थी। उसमें से एक एक्साइज पॉलिसी की भी कैग रिपोर्ट थी, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो धीरे धीरे आना शुरू हुई हैं। जो एक्साइज पॉलिसी की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट आई है, और उसमें ये कहा गया है कि करीब 2002 करोड़ रुपए का जो नई एक्साइज पॉलिसी आम आदमी पार्टी ने लागू किया था, जिसके तहत दिल्ली में शराब की बाज़ार की शराब के मार्केट का बहुत ज़्यादा लिबरलाइजेशन हो गया था। एक पे एक फ्री और तमाम चीज़ें चल रही थी दिल्ली में काफ़ी।
और फिर बाद में उसमें करप्शन और ये सारे आरोप लगाकर जिस तरह से इस पूरे मसले को एक पूरा राजनीतिकरण हुआ, टर्न हुआ, और फिर जिस आपाधापी में, अफरा तफरी में इस एक्साइज पॉलिसी को आम आदमी पार्टी ने वापस ले लिया, उसके बाद इसको लेकर तमाम नेता जेल गए, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री तक जेल गए। तो ये सब मिला जुला कर एक स्थिति बनी जिसमें भ्रष्टाचार की भी बात है। अब कैग की रिपोर्ट पर एक यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है मैं अंडरलाइन कर दूं कि कैग की रिपोर्ट जो कह रही है वो बात करती है नोशनल लॉस की, कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा होता तो इतने का फ़ायदा हो सकता था या इतना नुकसान। इसके अलावा इसमें जो दूसरी बात कही गई है, इस रिपोर्ट का दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसका मकसद कार्टेलाइजेशन था, जो कि एक बहुत बड़ी जो मतलब पीछे के अनुभव से देखें तो एक बड़ी सच्चाई है। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, जब मायावती मुख्यमंत्री थी, किस तरह से पॉन्टी चड्ढा के रूप में पूरे लिकर इंडस्ट्री का सिंगल मैन एक कार्टेलाइजेशन हो गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ सरकारी सारे ठेकों पर पॉन्टी चड्ढा की जो शराब कंपनी थी उसके उत्पाद बिकते थे और उसके सारे जगहों पे कब्जा था उनका। तो ये कार्टेलाइजेशन वाली जो बात है सरकारें करती हैं नीतियां बनाकर, क्योंकि फिर वो किसी एक ऐसे आदमी को बढ़ावा देती हैं जो उनको बढ़ावा देता है, जो उनको हेल्प करता है बैकडोर से। ये एक किस्म का नेटवर्क है जिसको बनाने का काम राजनीतिक और उद्योगपतियों के बीच में लंबे समय से चलता आया है। अलग अलग सेक्टर में करते हैं। अब आज की दुनिया ऐसी है कि जहां पर एक ही आदमी को सारे सेक्टर देने का काम केंद्र सरकार में अडानी के रूप में आप देख सकते हैं, तो वो थोड़ा उससे आगे की चीज़ चली गई, कार्टेलाइजेशन से भी ये स्थिति है। मेरा इसमें एक मोरालिटी का केवल सवाल है कि नोशनल है, कल को कोर्ट में बात जाए ना जाए, साबित हो ना साबित हो। जैसे कोयले घोटाले में बाद में कोर्ट ने कह दिया कि कोई इस तरह का घोटाला नहीं हुआ, एक किस्म का नोशनल, वो इसमें भी हो सकता है। पर मेरे दिमाग में एक सवाल है कि एक सरकार, कैग एक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर चलने वाला। किसी भी चुनी हुई सरकार का ये दायित्व है, ये उसका मैंडेट है कि कैग की रिपोर्ट को वो विधानसभा लोकसभा के पटल पर रखे। ये उसका एक नैतिक दायित्व है। 5 साल तक जो सरकार एक भी रिपोर्ट, 11 में से एक रिपोर्ट को टेबल नहीं कर रही है, ये वो लोग हैं। सवाल इसलिए जो मैंने कहा कि मेरा सवाल बहुत मोरल उस पर है कि ये वो लोग हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री की ईमानदारी को चेक करने के लिए, ईमानदारी के ऊपर नकेल कसने के लिए लोकपाल की मांग करके सत्ता में आए थे कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना होगा एक लोकपाल को। वो अपनी जवाबदेही, अपनी सरकार की जवाबदेही के लिए जो पहले से एस्टैब्लिश्ड कैग रूपी संस्था है उसके एक रिपोर्ट को टेबल करने की साहस नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? ये उनके अपने उसमें बेईमानी हुई, गड़बड़ी हुई, सही था, अच्छा था, मैं उस बहस में जा ही नहीं रहा। ये एक सवाल है। आनंद, आपसे शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये कैग जो है ये संवैधानिक संस्था है, तो एक मतलब ट्रिविया के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में संविधान सभा में इसे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद बोला था, क्योंकि ये पब्लिक पर्स पर नज़र रखता है। ठीक है। और 148 में इसका जिक्र है। तो ये कैग रिपोर्ट्स आप जैसे बोले नोशनल लॉस का है, ये एक अनुमान है, एक कंप्यूटेशन, एक अनुमान के आधार पे कि जैसा कि कुछ हाइपोथेटिकल भी है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। लेकिन उसका एक मेथोलॉजी तो है कि एक तो वो मेरे ख्याल से आपका जो मोरल पॉइंट है वो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के मेन स्ट्रीमिंग की पूरी यात्रा आपकी रही है कि 10 साल के अंदर। हाँ, मतलब मेन स्ट्रीमिंग की जो एक कॉन्ट्रेरियन पार्टी जो है, एक कॉन्ट्रेरियन पार्टी जो कि एक वैकल्पिक राजनीति और दूसरी तरह की धारा लेके आई है, तो वो मेरे ख्याल से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी और पॉलिटिसाइजेशन में भी वो मुख्य धारा की होती है कि कुछ आदर्श भी जो है मॉडरेट होते हैं, कुछ ये भी होते हैं। तो एक तो वो है, वो बहुत जो है आश्चर्यचकित भी नहीं करता है, लेकिन हाँ
कि कैग रिपोर्ट का नहीं लाना, ये क्या है कि मान लीजिए कि आरोप गलत भी हैं तो उसको रीइंफोर्स करता है कि नहीं ये कुछ छिपा रहे थे। तो एक ये भी एक जो कई बार परसेप्शंस जो हैं यथार्थ से राजनीति में ज़्यादा मायने रखते हैं। इसमें एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ हुई जो कि मैं मेंशन करूँ, जब ये रिपोर्ट आई है, पहली वाली रिपोर्ट जब टेबल हुई है असेंबली में, उसी दिन आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी बाद में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इतना हास्यास्पद है कि मतलब नेता किस स्तर पर जाकर लोगों से कुछ भी दावे प्रतिदावे और बयानबाजियाँ करते हैं। मतलब वो कह रही हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो गड़बड़ी है इसके लिए एलजी जिम्मेदार है, ईडी जिम्मेदार है, सीबीआई, और कायदे से एलजी के खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिसी लाने वाले ये, पॉलिसी को वापस लेने वाले ये। अब इसमें एलजी के रोल को किस तरह से, एलजी ने ऑब्वियसली असेंबली ने पास किया होगा, एलजी ने दस्तखत किया होगा, उसके बाद राष्ट्रपति ने दस्तखत किया होगा, जो भी हो वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ ना, तो वो तो असेंबली का मैंडेट था उसको साइन करना। मैं कह रहा हूं किसी भी लेवल तक जाके कुछ भी अनर्गल अनाप शनाप कुतर्क करने वाली स्थिति हो गई उस दिन। और वो जो मुख्यमंत्री थी 1 महीने पहले तक, वो इस तरह की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ आप अपनी बात पूरी करो। हाँ, तो उस आधार पर जो कहिएगा कि वो मैं थोड़ा सा जो नैतिक भावनात्मकता जो है उसको थोड़ा राजनीति विश्लेषण से थोड़ा अलग रखता हूँ। हालांकि वो होना चाहिए इसका भाग, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग रख दें तो। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे ही देखिए, जो और सारी पार्टियां, जो सारी क्या 2-3 पार्टियां जो मुख्य हैं दिल्ली के में, तो अब ये जो पिछला इलेक्शन जो हुआ वो एक कहिए कि एक ट्रांजिशनल पॉलिटिक्स और एंटी इनकम्बेंट पॉलिटिक्स, मतलब बहुत सरल शब्दों में इसका ये था कि एक जिसको फ्रीबी पॉलिटिक्स कहते हैं या वेलफेयर पॉलिटिक्स का ही जिसको, और जिसको अब बहुत लोग चैरिटी पॉलिटिक्स भी कह रहे हैं, उसमें और एक एंटी इनकम्बेंसी के में एक टकरार था। तो एंटी इनकम्बेंसी वाले जो भ्रष्टाचार को एक मुख्य मुद्दा बनाए, लेकिन वो नहीं भी रहता तो एक जो है एक नेचुरल वेव जो होता है कि एक पीरियड के बाद की सरकार बदलो, उसके भी बेनिफिशियरी रहे। लेकिन उस स्ट्रेटजी में जो चीज़ें ये बोल रहे थे कैग में, मुझे नहीं लगता कितने लोगों तक कैग की बात पहुंचती है, लेकिन जो लोग मीडिया पर नज़र रखते हैं, खबरों पर नज़र रखते हैं, उसमें ये एक परसेप्शन को रीइंफोर्स करने वाला। अब यथार्थ क्या है वो अलग बात है कि ये नहीं डाल रहे थे, ये नहीं ये कर रहे थे, और इसमें छिपाने वाली कुछ बात थी। तो वो जब जो है इस तरह के परसेप्शंस जब रीइंफोर्स होते हैं तो वो नैतिकता हटा दीजिए, एक इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के तौर पे भी गलत है। ठीक बात है। हृदय, ये मैं आपकी बात से शुरू करूंगा, खासतौर से 2G घोटाले में जो मामला था कैग की रिपोर्ट का। उसके बाद जज ने कहा कि मैं कुर्सी लगाकर बैठता था लेकिन सबूत देने वाले लोग नहीं आए। लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पर उससे कवर करने से ये तो पता चलता है कि उसमें अनियमितताएं थी। लॉस और अनियमितताएं दो अलग अलग चीजें, लेकिन अनियमितताएं बहुत घनघोर हुई थी 2G में, और उसी को आधार बना के 3G के नोशनल लॉस दिखाए गए थे। तो आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जिस तरह का की स्थिति और जंतर मंतर से लेकर हर जगह पर आम आदमी पार्टी ने उस वक्त खड़ी की थी, और वो जन लोकपाल से लेकर और तमाम वो CAG की रिपोर्ट सी थी, विनोद राय ही थे जिन्होंने उनको पूरी ताकत दी, सबसे बड़ा अम्युनिशन दिया। लेकिन उसके बाद जो पॉलिसी लाई गई कोयले की, जो जिसके आधार पर ऑक्शन होता है माइनिंग का, वो पॉलिसी के आधार पर भी बहुत समस्याएं हैं, पर कभी सीरियसनेस ऐसी आम आदमी पार्टी ने उसे लेकर भी नहीं दिखाई। तो अभी जो हो रहा है, और शराब का मामला जहां तक है, क्या आम आदमी पार्टी को यह मालूम नहीं था कि तमाम राज्यों में शराब को लेकर जो भी चीज हुई है, लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं। अब बिहार की स्थिति आप देख लीजिए। बिहार में आप ही ने मुझसे स्टोरी करवाई थी 2019 के चुनाव में, न्यूज लॉन्ड्री पर वो स्टोरी काफी, आज भी वो कोई मिलकर जिक्र कर रहे थे हम लोग। तो अभी ये बताया जा रहा है कि वहां पर गांव-गांव में नकली शराब बनाने को लेकर ये बिहार में ये सब चल रहा है। तो लेकिन ये बात है शराब के ठेके देने, खोलने और उन जमीनों पर खड़े करने जिन जमीनों में कोई इजाजत नहीं थी डीडीए की। डीडीए ने फिर जब उस जगह से हटवाने की बात कही तो जो लाइसेंस रद्द किए गए, उन लाइसेंस वाले कोर्ट से एक अहवाल आए कि भाई
हमसे तो आपने लाइसेंस की फीस ली थी, हम जो हमें वापस करनी पड़ेगी आपको, तो एक हिस्सा बड़े लॉस का जो है उस कारण हुआ। तो पूरी तरह से एक केओस सा दिखाई देता है। मेरे अपने राज्य उत्तराखंड में अतुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सरकार ने कहा, जब कोर्ट से कहलवाया गया या ये बात आई कि हाईवेज पर ठेके न लगाए जाए, उनसे कुछ दूरी पर जाए, तो सरकार कोर्ट चली गई और सरकार ने कोर्ट पर कहा, ये रिकॉर्ड पर कहा उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं है ये, कि हमें अगर आप शराब के ठेके नहीं खोलने देंगे इस तरह से, तो फिर हम सरकार नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी कमाई तो वहीं से होती है। तो है ना, तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो मुझे लगता है कि ये एक नैतिक मामला, ये सॉरी मॉरल मामला जो इस तरह से है कि आपने इसको देखा, वो तो है ही, लेकिन एक पॉलिटिकल जो कहते हैं डिसरे में जो योजना का कोई वो नहीं था, ये भी एक दिखाता है आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन अब क्योंकि रिपोर्ट दूसरी, जो आनंद ने इशारा किया, क्योंकि अभी नई सरकार के द्वारा बाहर लाई गई है, इन्होंने टेबल नहीं करी, तो और कई सारी अभी रिपोर्ट्स इंतजार कर रही होंगी। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे और भी आएंगी, आने वाले दिन बहुत उनके लिए कठिन है। ठीक बात है। शार्दुल, इस पूरी पॉलिसी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया? दो छोटी छोटी बातें। एक तो मैं जब रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि आप सरकार ने जो खुद पॉलिसी में डाला था कि शराब की टेस्टिंग के लिए और जो अलग अलग बैच आएंगे उनकी जांच, गुणवत्ता की जांच करने के लिए जो लैब गठित की जानी थी, वो उन्होंने खुद प्रपोज किया था पॉलिसी में, लेकिन फिर नहीं करी। और बाद में जो एक्सपर्ट पैनल उन्होंने फॉर्म किया था, उनकी जो रिकमेंडेशन आई, वो फिर खुद ही आप पार्टी की सरकार ने उन्हें मानने से मना कर दिया। तो भाई, चाहे वो लॉस जैसा आपने कहा नोशनल हो, लेकिन ये बातें तो फैक्चुअल हैं, तो फिर ये बात अपने आप समझ नहीं आती। और फिर उसमें अगर आप ये जोड़ दे कि इन्होंने जो टेबल नहीं की रिपोर्ट, जो हाई कोर्ट ने भी कहा था, तो वो कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि वो उन्हें बहुत अच्छे लाइट में पेंट नहीं करती है। ये तो पता चलता है कि भाई भले ही सारी दाल काली ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। अच्छा, एक बात और उस रिपोर्ट में आई, मैंने लिख ली थी कि जो इन्होंने नियम बनाया था उसमें कहा गया था कि जो भी आप ठेके दिए जाएंगे, उसमें जिस भी जगह ठेका हो, वो ठेके लेने वाले की जिम्मेदारी होगी अगर उसे लॉस हुआ तो, दुकान नहीं चली। और इस हिसाब से जहां ठेके नहीं दिए जाने चाहिए थे, पारंपरिक जो सरकारी पॉलिसी में पहले हुआ करता था, उसके अलावा इन्होंने ठेके बांटे। लेकिन फिर बाद में क्योंकि वो इलाके ठीक नहीं थे, जहां मंजूरी नहीं मिलनी थी, वो ठेके खुले ही नहीं, और इसकी वजह से भी एक बड़ा 900 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ। और फिर राजस्व एकत्रित करने में भी जो इन्होंने देरी दिखाई, उसकी वजह से करीब 27 करोड़ था, हालांकि वो 2000 में कम दिखता। पर ये छोटी छोटी बातें ये तो बताती है कि आम आदमी पार्टी जो इतने लंबे समय से दावा कर रही थी कि हमें केवल फंसाया जा रहा है, वो तो भाई जैसा आनंद ने कहा, और पहले भी सीएजी के संदर्भ में आनंद ने शायद कहा था कि भाई आप भले ही पूरी रिपोर्ट को ना माने, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा डिपार्टमेंट ही मिली भगत के साथ आपके खिलाफ रिपोर्ट बनाने में लगा है। वो लोग जांच कर रहे हैं, उन्हें जो मिल रहा है वो लिख रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि उसके इंटरप्रिटेशन गलत हो या आप उनसे एग्री ना करें, लेकिन पूरी की पूरी रिपोर्ट को तो खारिज नहीं किया जा सकता। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए मुझे तो लगता है सरकार के बाद ये ज्यादा बुरा है, जिस तरह से उनका बर्ताव है और जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये उनकी इमेज को ज्यादा डेंट कर रही हैं। तो आनंद की इन दोनों छोटी बातों के साथ इस चर्चा को आज हम रोकेंगे। अगर आनंद कुछ जोड़ना चाहें, क्योंकि आनंद को कोट किया है शार्दुल ने अपनी बातचीत में, तो नहीं, मैंने एक बार किया, कोई डिस्क्लेमर हो तो जो नहीं, मैंने एक बार किया, क्योंकि मुझे याद है वो आनंद ने कहा था कि भाई आप भले ही ना माने, लेकिन आप ये कैसा कह सकते हैं, जब हम शायद 2G की बात कर रहे थे, सॉरी, हाँ, काफी दिन की बात हुई। तो इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे, और उससे पहले रिकमेंडेशन की प्रक्रिया। शशि थरूर जी का आप भूल गए हैं। शशि थरूर जी वाला मसला है, मैं तो एक्चुअली मैं चाह रहा था कि शशि थरूर के ऊपर, लेकिन शशि थरूर ने खुद ही इतना बड़ा एक ट्विटर थ्रेड जारी करके, और इंडियन एक्सप्रेस वाला वही, तो उन्होंने इतना साफ सब कुछ लिख दिया कि नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास क्या ही ऑप्शन होगा, मैं तो विकल्पहीन आदमी। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब इनको छोड़ दिया जाए। और आज जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी में, उसमें ये जो शशि थरूर कर रहे हैं, वो पिछले 3, 4, 5 सालों में लगातार कोई न कोई नेता करता रहे, तो ऐसा भी कोई नहीं शशि थरूर के आने जाने से कांग्रेस पार्टी को फर्क ज़्यादा पड़ना चाहिए, मतलब बाकी आम आदमी के लिए वो रूटीन हो गया है। तो इसलिए भी हमने सोचा कि अब इसको आज इस बार छोड़ देते हैं, और उन्होंने खुद भी सफाई दे ही दी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे बेहतर है कि हम लोग रिकमेंडेशन मीडिया के एंगल से एक्सप्रेस पे कर सकते थे।
हाँ एक्सप्रेस, मतलब उन्होंने शब्द यूज किया एक जगह, फेक न्यूज सीधा बोल रहे हैं। उसमें एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ जो उन्होंने ट्विटर थ्रेड लिखा, उसमें मुझे यही लगा कि वो इंडियन एक्सप्रेस ने तो एक कोरिजेंडम भी पब्लिश कर दिया था, उन्होंने लिख दिया था कि इसमें ये चीज मिसकोट हुआ है, कोर्ट को गलत तरीके से लिखा गया। लेकिन जितना बड़ा आरोप शशि थरूर ने लगाया, वो आरोप और वो थ्रेड बताता है कि शशि थरूर एक्चुअली कुछ और प्रूव करना चाह रहे हैं उसके जरिए। अटैक वो इंडियन एक्सप्रेस पे है, लेकिन वो मैसेज कहीं और जा रहा है, और वो मैसेज डैमेज कंट्रोल का मैसेज है। ये एक चीज मुझे समझ में आई, क्योंकि आउट ऑफ प्रोपोर्शन उन्होंने उस चीज को जाके पेश किया है। जितनी मतलब अपराध छोटा था, उसका जो उन्होंने जो सजा, जो तस्वीर बनाई, वो बहुत बड़ी थी। अगर उस पर आनंद आप कोई कमेंट करना चाहें? शार्दुल, आनंद? नहीं, मेरे ख्याल से वो क्लिक बेटी हेडलाइन लिखने का ये एक अभिशाप है, मतलब कि और उन्होंने इसमें आरोप भी लगाया है कि वो कोई अपना मलयालम वाला कोई अपना सेगमेंट प्रमोट करने के लिए, मलयालम पॉडकास्ट जो है, पॉडकास्ट, हाँ, उसको प्रमोट करने के लिए, तो कई बार ये मतलब प्रिंट में भी होता था, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा हो गया है, खासकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी चीज़ें आगे दिखें। तो कई बार आप हाँ, क्लिक बेटी, आप आर्टिकल लिखते हैं या कुछ गंभीर विषय से भी, तो उसमें से वैसी चीज़ें ली जाती हैं जिसका हो सकता है उस लेख से कुछ ज़्यादा संबंध भी नहीं हो, लेकिन वो सबसे सनसनी वाली हो। और वो चीज़ ऑडियो में भी हो रहा है, वो चीज़ जो क्लिक बेटी डालने का, तो ये 1 घंटे में 30 सेकंड का कोई तो एक मेरे ख्याल से इसका, हालांकि वो भी अब पत्रकारिता का भी ही पार्ट है कि सोशल मीडिया जो टीम रख रही हैं ये मीडिया संस्थाएं, वो अब सोशल मीडिया टीम जो है अपने सैलरी को वैसे ही जस्टिफाई करती हैं कि मतलब हम कितना क्लिक बेटी हो सकते हैं, नंबर पे हिट लाने पे। बिल्कुल ठीक बात है। वो मेरे ख्याल से जो लीगेसी मीडिया है, एक्सप्रेस वगैरह भी इससे अनछुए नहीं हैं, वही ये दिखाता है। डिजिटल का दबाव उनके ऊपर भी है। हृदय? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर भी जो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए मैं आया था, वहां पर एक व्यक्ति ने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि सोशल मीडिया कैसे फंक्शन करता है। तो उसने 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही जो हमारे और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसने कहा पहली बात तो ये, सोशल मीडिया पर लोग न्यूज के लिए नहीं आते हैं, और दूसरी बात ये आप समझ के चलिए कि सोशल मीडिया जो है वो कंपनियां चला रही हैं जो प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो आप ये सोचें कि आप कोई जनहित की पत्रकारिता करेंगे या आप ऐसा व्यक्ति करेंगे और उसके बहुत तेजी से राइज होगा, ये नहीं है। तो जो बात उन्होंने नहीं कही जो सुनने लायक थी ना, वो ये थी कि झूठ जो है वो तेज चलेगा सोशल मीडिया में, सच नहीं चलेगा तेज। जो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने काफी रिसर्च के आधार पे वो प्रस्तुत किया था, और कई सारे और भी हिस्से थे, पर ये 2 हिस्से भी एकदम मुझे याद आ रहे हैं। तो ये चीज का ही एक नजर है। शार्दुल? नहीं, सारी बात हो चुकी है, मुझे इस विषय पे ज्यादा। क्यों आप खुद ही क्लिक बेटी लिखते हैं क्या? मैं तो लिखता ही बहुत। आप बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि जो बात कहने वाली है उससे मुझे कुछ कहना भी चाहिए या नहीं। मैं कुछ नहीं लिखता। शशि थरूर के तो आपको तो आप प्रेमी, आपको तो अच्छा मैं प्रेमी केवल अपने प्रेयसी का और किसी का नहीं हूँ। तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवां क्या लूटा। नहीं भैया, मेरे को क्या मतलब शशि थरूर से भैया। ये नेताओं से जो प्रेम करना है ये मूर्खों की निशानी है। नेताओं से कौन प्रेम करता? अच्छा ठीक है। तो शार्दुल का कहना है कि मैं सिर्फ अपने प्रेयसी का प्रेमी हूँ। और क्या भाई, और किसी का प्रेमी? और किसी प्रेयसी नेता नहीं है मतलब। तो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया सबसे पहले हृदय साहब से पूरा करते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन जुड़े हैं। आनंद से शुरू करें तो तब तक मैं थोड़ा नहीं ओके आनंद जी, आपके ऊपर पास कर दिया गया है। नहीं, तो चूंकि हिंदी पे पर बहुत बात हुई और हिंदी का ही मंच है, तो हिंदी से ही कुछ रिकमेंड करना जरूरी है। तो मैंने हाल में हिंदी की एक मोहन राकेश की कहानी पढ़ी किया था। हाँ, नहीं मैं कर रहा हूँ रिकमेंड। अच्छा, आज करेंगे? मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी किया है। अरे उन्होंने बहुत कहानियां लिखी। ये ट्रोलिंग अच्छी चीज नहीं है। आता था पहले में क्या, वो उन्हीं की कहानियों पर आधारित था। तो नसाड़ के एक दिन कुछ नहीं, मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि वो हाल ही में कि
50 के दशक में उन्होंने लिखी थी सीमाएं। तो उसमें मतलब वो अपने समय के लिए और ख़ासकर मध्यवर्गीय पाठक वर्ग के लिए लिखा था, क्योंकि वो जिस पत्रिका में छपी थी वो साहित्यिक पत्रिका नहीं थी, वो सरिता में थी। तो अच्छा। वो जो मध्य मार्ग की पत्रिका फैमिली साहित्यिक न पूरी न्यूज़, जिसको मिडिल ब्रो बोलते हैं पब्लिकेशन, न ऊपर न बीच वाली, तो और जिसका कंजम्पशन परिवार करता था। तो लेकिन उसमें उन्होंने वो लिखी थी, तो उसी पाठक वर्ग को ध्यान में रख के कि जो बहुत क्लिष्ट भाषा या बहुत साहित्यिक भाषा नहीं समझता है, या ना ही एकदम सरल सलील की भाषा हो, तो एक भाषा की दृष्टि से भी और हिंदी को पॉपुलर करने की दृष्टि से भी कि लोकतांत्रिकरण जो हिंदी का, उस तरह की पत्रिकाओं का भी योगदान रहा, क्योंकि वो बहुत क्लिष्ट भाषा यूज नहीं करते थे। और उस समय सिनेमा और रेडियो के अलावा जो है पठन पाठन ही एक मतलब एंटरटेनमेंट का था। तो उससे, उसकी भाषा से भी, और उसमें जो थीम है, जैसे उसमें थीम है डिज़ायर का, जो कि बहुत सेक्सुअल नहीं कहूँगा, लेकिन उसको जो है जो मिडिल क्लास मोरालिटी के अंदर रखते हुए भी एक ऐसे विषय पर बात करना, और उसमें जो उनका भाषा शिल्प है कि बात कह भी देना, लेकिन उसी पारिवारिक पत्रिका के दायरे में, वो भी देखने योग्य है। तो वही मेरा रिकमेंडेशन है, सीमाएं, मोहन राकेश। आजकल तो इस तरह की चीज़ों को वो कहते हो कि वो माता की चौकी रखी है, तो पता लगा कि माता की चौकी क्या है, वो कर रात में कि वो लड़कियां अपना दारू पार्टी जो कर रही थी उसके लिए माता की जो कोडवर्ड भाषा के दायरे में शिल्प का ध्यान रखते हुए आजकल ये सब फिल्मों में आ रहा है। आप हृदय, आपका रिकमेंडेशन? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब इन्होंने मोहन राकेश का नाम किया तो मैंने ये कहा ना कि उस वक्त याद आता है कि हमारे कॉलेज के दिन थे, तब मोहन राकेश की कहानी पर आधारित सीरियल भी आता था दूरदर्शन में, उसका नाम मिट्टी के रंग था। तो इन्होंने तो आषाढ़ का एक दिन बताई ना अभी, वो तो कहानी पढ़ने के लिए। हाँ, तो कहानी बताई, तो कहानी मैं भी बता देता हूँ। एक और साहित्यकार हैं उत्तराखंड के, शेखर जोशी। क्या बात है। तो उनकी कहानियां भी काफी मतलब पढ़ने के मामले में काफी सरल सुगम है। तो एक कोसी का घटवार एक बड़ी फेमस कहानी है। हाँ। कोसी का घटवार, और मैंने उसका लिंक भी भेजा है आशीष को, हमारे प्रोड्यूसर जो हैं, और वो अगर उसे देंगे तो उसमें भी काफी एक प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत चित्रण है। तो वो कहानी इस हफ्ते पढ़ने आए तो ज्यादा लंबा चौड़ा जो है वो रिकमेंडेशन देने की जिम्मेदारी अब आप दोनों पर हम छोड़ते हैं। हिंदी की बहुत बड़ी बड़ी बातें आज हुई हैं, तो आप हाँ शार्दुल, आप भी कुछ हिंदी का ही शार्दुल की 3 रिकमेंडेशन अब शुरू होती है, तो एक इसमें से हिंदी तो होना चाहिए। नहीं है, अगर 4 करने दे तो एक में डाल दूंगा। उनके लिए मतलब आ जाते हैं आपकी चर्चा में, तो आप एक मतलब हैसियत भूलिए मत टाइप। एक फ्रेंच, एक रशियन और एक जर्मन। हिंदी के पक्ष में बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं हिंदी के साथ रहते। नहीं, ऐसा है। देखिए, 3 छोटी छोटी हेडलाइन जो हमारी लिस्ट से निकल गई थी, उन्हीं से जुड़े मेरे रिकमेंडेशन है। एक तो बीबीसी की 3 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि बिलियन इंडियंस हैव नो स्पेंडिंग मनी, के भारत में भले ही जनसंख्या खूब बड़ी हो लेकिन पैसा खर्च करने की शक्ति बहुत किसी संस्था की रिपोर्ट है जिसको ये जी इंडस वैली प्रोजेक्ट की है, और उस पर बीबीसी के नाम पर ही बताते हैं आजकल सब कुछ, है ना। तो निखिल इनामदार की रिपोर्ट है। बट भारत की अर्थव्यवस्था को, जैसे आज हम बात कर रहे थे इससे पहले कि मार्केट भी आज पूरी तरह क्रैश कर गया है, हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए काफी अच्छी रिपोर्ट लगी मुझे। दूसरा, जीन हैकमैन और उनकी पत्नी कल काफी पुराने अभिनेता थे, तो काफी मशहूर भी थे, वो अपने घर में मरे हुए पाए गए यूएस में। तो उनकी एक पिक्चर है जिसके लिए उन्हें ऑस्कर मिला था। मेरे व्यक्तिगत मत में वो बेस्ट वेस्टर्न मूवी है क्लिंट ईस्टवुड की, अनफॉरगिवन। तो वो देखिए, उसमें लिटिल बिल डैगेट का बेहतरीन रोल जीन हैकमैन ने किया था, तो क्योंकि संदिग्ध अवस्था में पाए गए, अभी पता नहीं है। तीसरा, एक और हेडलाइन रह गई थी, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हो गई फाइनली। इतने साल लगे, लेकिन दूसरी उम्र कैद हुई है ये, तो लेकिन कम से कम अब उस चक्कर में, तो एक पुरानी किताब है, बहुत मशहूर किताब है, व्हेन अ ट्री शुक दिल्ली, मनोज मित्ता की। अधिकतर लोगों ने पढ़ रखी है, पर अगर आपने नहीं पढ़ी है या रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप हिंदी का चाहते हैं तो जी
जिस अभिनेता का जिक्र किया अभी, इनकी डेथ पाई गई है, ये वही है ना जिनके पत्नी और कुत्ता भी साथ में? जी जी, हाँ जगह हाँ यस हाँ। जी। और अगर आप हिंदी का चाहते हैं तो मैं एक और दे सकता हूँ, पर मैंने 3 सोचे नहीं थे। तो ठीक है, 4 हो जाएगा तो क्या है, यहाँ ठीक कौन है। सा वजन भारी हो जाएगा। एक हटा दिया जाएगा। नहीं हटाया नहीं, तो ये तीनों ज्यादा जरूरी है, तो चौथा मैं जोड़ देता हूँ कि ये तो पेपर की तरह होगा, किन्हीं 3 प्रश्नों को हल कीजिए। तो मेरे दिमाग में जब आप लोग बात कर रहे थे तो याद आया था कि जब मैं छोटा था तब डीडी पे एक सीरियल आया करता था, गुलजार ने बनाया था, किरदार। तो उसमें अब हमने भाषाओं की इतनी बात करी और उत्तर प्रदेश की बात करी, लोग भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश भी, मतलब उर्दू भी उत्तर प्रदेश की भाषा है, वहीं उसका जन्म हुआ था। लेकिन तो हिंदी और उर्दू का वो सीरियल है, बहुत पता अच्छा नहीं, मुझे थोड़ा सा इस बात पे करेक्शन है। उर्दू का जन्म दिल्ली शाहजहानाबाद में हुआ है। उर्दू यहाँ से बढ़ी और फिर उसके बाद ऐसे तो पूरे पंजाब में, चाहे वो पाकिस्तान नहीं, फिर यहाँ से तो फिर क्या, क्योंकि आगरा बहुत बड़ा सेंटर था तो उर्दू ऑटोमेटिकली। मैं पुराने उत्तर प्रदेश की बात कर रहा था, पर हाँ, तो किरदार उस सीरियल का नाम है, केवल 1 सीजन का था, उसमें 13 एपिसोड थे। वो देखिए, बहुत ही मार्मिक छोटी छोटी कहानियां, एंथोलॉजी है वो, हर कहानी हर एपिसोड में खत्म हो जाती है। तो इतनी खूबसूरत रिकमेंडेशन के बाद मेरे लिए देने को कुछ बचता नहीं है, फिर भी मजबूरी है, और क्योंकि परंपरा है तो देना, पिछली बार मैंने समर्थन में हाथ उठा दिया था, देना पड़ेगा। एक मैच हुआ भारत पाकिस्तान का भी, तो उस मैच के नज़रिए से एक मेरा रिकमेंडेशन है, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके एक नेटफ्लिक्स पे आई है, 3 पार्ट की सीरीज है। हालांकि इस सीरीज में कुछ रिजर्वेशन है, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स मुझे नजर आई, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज भारत के नज़रिए से ज़्यादा लिखी गई, जिसमें जैसे कि इसमें सहवाग के वो ग्लोरियस मोमेंट का बहुत विस्तार से जिक्र करती है, जब वो मुल्तान में 309 रन मार रहे हैं, या उनके और भारतीय जो हाई पॉइंट है पाकिस्तान के खिलाफ। और एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग है, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तानी खेल का एक हिस्सा है जिसको वो छू के निकल जाती है। अब वो है चेन्नई का वो वनडे मैच जिसमें सईद अनवर ने 194 रन मारे थे, और उसका जो सबसे ग्लोरियस पॉइंट है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बहुत भारतीय नज़रिए से बनाई गई है, थोड़ा नेशनलिस्टिक नज़रिया कह सकते हैं, जो भी आजकल की मजबूरी हो। वो इस बात का जिक्र करती है कि चेन्नई के पूरे स्टेडियम में जब 194 उस समय हाईएस्ट था, मतलब दोहरा शतक के पास पहुंच गया था, पहला आदमी था जो दोहरे शतक के पास सईद अनवर पहुंच गया था, और 321 रन बनाए थे इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान टोटल। तो पूरे स्टेडियम में भारतीयों ने उठ के ताली बजाई थी सईद अनवर के उस तारीफ में। भारत वो मैच, और उस मैच में एक और बहुत शानदार इनिंग हुई थी, वो राहुल द्रविड़ की थी, जिसको कोई बहुत ज़्यादा उस तरह से, क्योंकि भारत हार गया तो हारने वाले को कौन ही याद करता है। तो लेकिन फिर भी ये जो भारत पाकिस्तान इंडिपेंडेंस कप 97, तो ये भारत के नज़रिए से, भारत नज़रिए कह रहा हूँ, ये भारत पाकिस्तान के राइवलरी के नज़रिए से ये सीरीज देखिए तो थोड़ा सा आपको आइडिया मिलेगा। लेकिन अब की जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि आज की स्थिति में ये बहुत डिसबैलेंस हो गया है, और ये इतना बड़ा डिसबैलेंस आज की तारीख में है कि मुझे लगता है कि अगर ये केवल और केवल पॉलिटिशियंस का बनाया हुआ एक वो रह गया है, आज अगर भारत को पाकिस्तान में खेलने की और पाकिस्तान को भारत में खेलने की छूट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि अगले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर में भारत पाकिस्तान के मैच का जो चार्म था, जो हाइप था, जो फाइट का वो था, जो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि दोनों टीमों के बीच में स्किल वाइज, फाइटिंग स्पिरिट वाइज, गेम स्पिरिट वाइज और बहुत ज़बरदस्त अंतर आ गया है, टैलेंट पूल वाइज बहुत अंतर आ गया है। पाकिस्तानी टीम मतलब ये एक स्थिति एक समय जो एसेज में आ गई थी, 90 के दशक में आ गया था, बिल्कुल एसेज जो है जो ओल्डेस्ट राइवलरी था, लेकिन 2005 में इसका थोड़ा सा करेक्शन पॉइंट आता है, जब फिर से राइवलरी, जब एसेज को हुसैन के उसमें फिर से जीता इंग्लैंड, क्या नासिर हुसैन कैप्टन थे, माइकल वॉन 2005 में जो फ्लिंट ऑफ जिस सीरीज में काफी मतलब तो ये इस तरह से एसेज को माना जाता है, वो एसेज से बड़ी रिवलरी इंडिया पाकिस्तान की मानी जाती है। और आप देखें कि शारजाह का पूरा जो टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते, तब भी उनको मैच किया। टोरंटो की जो सीरीज थी 97-96 की, वो तो उस समय एक पूरा एक दूसरे किस्म का हाइप रहता था। अब सारी हाइप जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों देश आपस में खेलते नहीं है।
टैलेंट, स्किल और बाकी खेल के अलग अलग डिपार्टमेंट के उसकी प्रतिभा के नज़रिए से देखें तो दोनों टीमों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन के लिए कुछ बचा नहीं। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ज़्यादा बढ़िया टीम है आज की तारीख में, बहुत सारी टीमों, केवल पाकिस्तान के मुकाबले नहीं, अफगानिस्तान श्रीलंका से बढ़िया टीम है और भी कई सारी टीमों से बढ़िया टीम है। आनंद, लेकिन एक बात ये मैं छोटी सी अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के आधार पर कहूँ, जितना मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उनके एनालिसिस के बाद सुनता हूँ जी, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, ये प्रॉब्लम पाकिस्तानी क्रिकेट की बहुत ज्यादा उनके सिलेक्शन बोर्ड से और उनकी जो पॉलिटिक्स है उस नेचुरली हर जगह उस तरह का होता है, पर क्रिकेटिंग टैलेंट के मामले में उनके यहाँ अभी भी कोई ऐसा कमी है ऐसा नहीं है। लेकिन यही है कि उनकी टीम में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो वो एक बहुत उनके लिए बहुत मायूस करने वाली बात है। फैक्शनलिज्म पाकिस्तानी और सबसे बड़ी बात है उनके जो दर्शक हैं अभी भी उनमें न केवल खेल के प्रति बहुत दिलचस्पी है, बल्कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कई बार बहुत है, बढ़िया दिखाते हैं। हाँ, देखिए आपकी बात में बस एक चीज जोड़ना चाहा था मुझे हृदेश, ये फैक्शनलिज्म पाकिस्तानी क्रिकेट की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, ईगो क्लैश हर खिलाड़ी के बीच में। उसकी शायद वजह है क्योंकि जिस इकोनॉमिकल, जिस सोशल बैकग्राउंड से ज़्यादातर खिलाड़ी पाकिस्तान में आते हैं, वो एक स्ट्रीट्स फाइटर वाला, वो तो आपस में पटती नहीं। मतलब वो मैं देख रहा था, कौन था, रिजवान का एक इंटरव्यू जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि सब आपस में लड़ते रहते हैं, लीडर तो कोई बचा ही नहीं है टीम में। और ये आज की दिक्कत नहीं है, ये तो आज की जनरेशन की बात करिए, हमेशा से रहा है। जब जावेद मियादाद खेलते थे, जब वसीम अकरम थे या जब शोएब अख्तर थे, आपस में ड्रेसिंग रूम में फाइटिंग की कहानियां आती रहती थी, आपस में गाली, इवन फील्ड में आपस में गाली गलौज पाकिस्तान खिलाड़ी जो उतरे। हर टीम में 5 एस्पायरिंग कप्तान, 5 कप्तान, एग्जैक्टली। तो एक टाइम पे 5 कप्तान एक्चुअली खेल रहे थे, 5 एक्स कैप्टन एक टीम में थे। ये प्रॉब्लम यही है पाकिस्तान टैलेंट पूल के वजह एक टाइम पे बहुत जबरदस्त था, लेकिन आज की तारीख में मुझे मतलब हृदेश को लग रहा है कि टैलेंट का अभाव, मुझे लगता है कि नहीं, टैलेंट का भी उस तरह का वो नहीं रहा, या उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कि उस टैलेंट को पॉलिश कर सके। हृदेश कह रहे हैं कि रिवाइव कभी भी कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कुछ साल बाद, ऐसा नहीं रहता। हाँ, ये तो रिवाइव कर सकता है क्योंकि एक टैलेंट पूल है। दूसरी बात है कि उस देश में जो है ये खेल बहुत लोकप्रिय है, भारत की ही तरह वहाँ भी काफी लोकप्रिय खेल है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये आज की हमारी चर्चा थी पाकिस्तान और उसके क्रिकेट पे। हृदेश ने बहुत सही बात बताई, पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों का एनालिसिस है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुले दिल का होता है, बहुत ओपन, उससे वो एक्सेप्ट करते हैं। ये भी है ना कि मैंने कभी पाकिस्तान के, मतलब इससे थोड़ा डाइग्रेशन है, मैंने कभी पाकिस्तान के प्लेयर्स को, मैं दर्शकों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेयर्स को भी ऐसे अंडर द बेल्ट रिमार्क करते हुए नहीं देखा। हमारे प्लेयर्स ने वो किया, सच्चाई दिखाई है, कुछ ने, सबने नहीं, कुछ ने, वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों ने, तो वो भी एक चीज है। बट जैसा आनंद ने कहा और हम सब उम्मीद करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में अगर सारी टीमें अच्छा खेलेंगी तो ये पूरा इंडियन क्रिकेट भी तभी फ्लोरिश करेगा। ठीक बात है। तो मैं भारत के नेताओं से यही चाहूँगा कि अगर इसमें थोड़ा सा ब्राउनी पॉइंट बनाना है तो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को हरी झंडी दे दे, बायलैटरल सीरीज़ को अगले 2-4 सालों में, झंझट खत्म हो और दूध का दूध पानी का पानी अगले 2-4 सालों में हो जाएगा। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। शार्दुल, हृदेश, आनंद, भाषा, आप सब लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट नरेश हैं, हमारे प्रोड्यूसर आशीष और तीस्ता, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोडक्शन के लिए। धन्यवाद, बाय बाय। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।